हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बच्चों, आज हम करने वाले हैं ग्रेड 8 की साइंस, जो आपकी न्यू बुक है क्यूरियोसिटी, उसका चैप्टर नंबर 12। नाम है चैप्टर का हाउ नेचर वर्क्स इन हार्मनी। इसमें मैं आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी हिंदी में, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। तो आओ स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12, हाउ नेचर वर्क्स इन हार्मनी। इसके पहले 11 चैप्टर्स मैंने सारे करवा दिए हैं, नोट्स, MCQs, NCERT क्वेश्चन आंसर सब कर लिए हमने। चलो, अब नेचर कैसे वर्क करती है। नेचर तो आपको सब पता है, जो हमारे अराउंड सब कुछ है, प्लांट्स, एनिमल्स, हमारा इन्वायरमेंट। तो ये हार्मनी में कैसे काम करता है, मतलब एक दूसरे के साथ सहयोग से कैसे काम करता है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कुछ प्रोब एंड पॉन्डर के क्वेश्चन आंसर्स हैं, लेकिन ये क्वेश्चन हम सबसे लास्ट में करेंगे जब हम चैप्टर पढ़ लेंगे, क्योंकि चैप्टर के अंदर इसके सबके आंसर्स होते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन जो है ना, ये मैं आपको NCERT के क्वेश्चन आंसर्स के साथ करवा दूंगी। चलो, now in several parts of India, particularly in states of Odisha, Jharkhand, West Bengal, Assam and Chhattisgarh, elephants often enter farms and villages. वो कह रहे हैं बहुत सारे पार्ट्स इंडिया में ऐसे हैं जहाँ पे एलिफेंट जो है वो घुस आते हैं विलेजेस के अंदर, गांव वगैरह में एलिफेंट आ जाते हैं। कौन सी हैं वो जगहें? उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, असम एंड छत्तीसगढ़। When vegetation is scarce and water holes dry up in their natural habitat, elephants may wander into nearby farms or plantations in search of food like bananas and sugarcane. तो अब होता क्या है, हमने जंगल सो काट दिए बेचारों के, तो वहाँ उन्हें पूरा खाना नहीं मिल पाता, तो वो खाना ढूंढते ढूंढते विलेजेस में, गांव वगैरह में घुस आते हैं कि ताकि उन्हें शुगर केन या फिर बनानास वगैरह खाने को मिल जाए। दिस कैन लीड टू इन क्रॉप डैमेज एंड एट टाइम्स इवन हार्म पीपल एंड डोमेस्टिक एनिमल। अब क्योंकि वो फार्म्स में घुस जाते हैं, उन्हें तो नहीं पता ना किसी की फसल पक रही है, क्या हो रहा है, वो तो सब चीज़ें रौंदते हुए आगे चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्रॉप्स भी डैमेज हो जाती हैं और वहाँ पे भी नुकसान हो जाता है लोगों को। चेंजेस इन रेनफॉल एंड टेम्परेचर अफेक्ट वेजिटेशन। तो अभी रेनफॉल भी कभी ज़्यादा हो गई, कभी कम हो गई, या फिर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ गई, तो उसकी वजह से भी वेजिटेशन, मतलब जो क्रॉप्स वगैरह वहाँ पे उगती हैं, प्लांट्स उगते हैं, उस पर फ़र्क पड़ता है। कटिंग डाउन ट्रीज़ फॉर कंस्ट्रक्टिंग रोड्स एंड बिल्डिंग्स मेक इट वर्स। अब क्योंकि हमने ट्रीज़ भी कट डाउन कर दी हैं, हमने सड़कें बना दी हैं, उनके घरों में हमने अपने घर बना दिए हैं, तो उसकी वजह से भी सिचुएशन ख़राब हो गई है। दिस लीड्स टू श्रिंकिंग एंड ड्राइंग ऑफ द फॉरेस्ट, द नेचुरल होम ऑफ द एनिमल्स। इसकी वजह से फॉरेस्ट जो है वो कम होते जा रहे हैं। When forest cannot support wildlife, animals tend to move into the human habitat. तो जब फॉरेस्ट से उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती, उन्हें खाना नहीं मिलता, तो वो लोग हमारे घरों में घुस जाते हैं। एलिफेंट आर अडेप्टेड टू फॉरेस्ट लाइफ, बट सडन चेंजेस मेक इट हार्ड फॉर देम टू सर्वाइव। अब भाई खाना तो सबको चाहिए, एलिफेंट्स को वैसे अपनी जंगल की लाइफ ही पसंद है, लेकिन उन्हें खाना नहीं मिलेगा तो उन्हें बाहर आना पड़ेगा। Wildlife ecologists have identified and marked corridors in many parts of the country to allow safe movement of the animals. तो वाइल्ड लाइफ इकोलॉजिस्ट जो हैं, जो स्टडी करते हैं इन सब चीज़ों को, उन्होंने इस तरीके से कॉरिडोर्स बना दिए हैं कि सेफ मूवमेंट ऑफ एनिमल्स हो सके। These corridors correct forest habitats, enabling wildlife such as elephants to travel in need between large forest areas without coming into conflict with the human settlements. तो उन्होंने इस तरीके से फॉरेस्ट हैबिटेट जो है उनको ठीक किया है कि भैया वहीं पर उनका खाने पीने का सब चीज़ें हो जाएं, और वो लोग अपनी लार्ज मतलब फॉरेस्ट एरिया काफ़ी बढ़ा दिए हैं, ठीक है ना, प्लांट्स वगैरह, ट्रीज़ वगैरह ज़्यादा उगा दिए हैं, ताकि एलिफेंट जो है वो अपने वहीं पर खाना पीना खाते रहें, वो बाहर ह्यूमन बींग्स के कॉन्टैक्ट में ना ही आए तो अच्छा है। दिस चेन ऑफ इवेंट शो हाउ क्लोजली नेचर एलिमेंट्स आर कनेक्टेड। टू अंडरस्टैंड सच इंटरकनेक्शंस वी मस्ट स्टडी द कॉम्पोनेंट ऑफ आवर इन्वायरमेंट। तो इससे पता लगता है कि सब चीज़ें कितनी इंटरकनेक्टेड हैं, राइट। आप कुछ गलत कर रहे हैं तो वहाँ पे भी गलत हो रहा है, तो वो आपके पास ही आ रहे हैं, तो हर चीज़ कनेक्टेड है। चलो थोड़ा डिटेल में हम जानते हैं। हाउ डू वी एक्सपीरियंस एंड इंटरप्रेट आर सराउंडिंग्स। हम किस तरीके से अपने सराउंडिंग्स को देखते हैं, कैसे एक्सपीरियंस करते हैं। You have learned in Curiosity Grade 6 Chapter Diversity in Living World that the different habitat have different kind of plants and animals. बिल्कुल सही बात है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप के प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं। जैसे अब आप कहीं ठंडी जगह पे चले जाओ जहाँ पे एकदम स्नो है, तो वहाँ पे आपको पाइन ट्रीज़ मिलेंगे और आपको स्लोपिंग घर मिलेंगे, हर चीज़ अलग होगी। यहीं आप राजस्थान वगैरह में चले जाओ, वहाँ पे आपको कैक्टस ज़्यादा मिलेंगे। तो जिस टाइप का जगह होती है, उस टाइप के प्लांट्स एंड एनिमल्स आपको उस जगह पे मिलते हैं, क्योंकि वो अडेप्ट हो जाते हैं उन सराउंडिंग्स में रहने के लिए।
अ हैबिटेट इज सिंपली प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स। हैबिटेट का मतलब घर, आपका घर है उसको हैबिटेट बोलेंगे आप, जहाँ पे आप रहते हैं। इट कुड इवन बी जस्ट द बार्क ऑफ अ ट्री। अब जो छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं वो तो ट्री पे रहते हैं, तो उनका हैबिटेट ट्री हो गया। द प्लांट एंड एनिमल इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड अडेप्ट टू सर्वाइव इन द सराउंडिंग कंडीशन दे लिव इन। तो अब जो प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, जिस टाइप की उनके अराउंड एनवायरनमेंट होता है, ठंडा गर्म जैसा भी, उसी में वो रहना अडेप्ट कर लेते हैं, उसी तरह के उनके फीचर्स हो जाते हैं। एक्सप्लोर टू नियर बाय हैबिटेट्स एंड आइडेंटिफाई बोथ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स इन ईच। तो वो कह रहे हैं ऐसी कोई दो हैबिटेट देखो और अलग अलग टाइप के हैबिटेट देखो, और वहाँ पे देखो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स या नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं। तो कोई भी हैबिटेट देख लो, ट्री पे देख लो और पानी में देख लो। ट्री पे रहने वाले जो पक्षी हैं वो उड़ना आता है उनको, वो अपना दाना वगैरह ढूंढने बाहर जाते हैं, बाहर वो सांस ले पाते हैं। लेकिन जो पानी में रहने वाली फिशेज़ हैं वो बाहर आएंगी तो मर जाएंगी, वो पानी में ही सांस ले सकती हैं, वहीं पे अपना खाना खाती हैं। तो दोनों हैबिटेट डिफरेंट हो गए। Now, activity 12.1, let us explore. Explore the habitat in groups with your teacher. Identify two habitat in your surroundings. These could be any two of the following: a pond, a forest, agricultural farm, या even large tree like banyan, mango या फिर पिलखन, white fig tree जिसको बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं कोई भी दो हैबिटेट आप सेलेक्ट कर लो अपने सराउंडिंग से ही, चाहे पानी का सेलेक्ट कर लो, फॉरेस्ट का कर लो, कोई भी। लिस्ट द लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स डैट यू ऑब्जर्व इन दिस हैबिटेट। तो अब आपको लिविंग और नॉन लिविंग दोनों लिखनी है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 12.1, और आपको अपनी ऑब्जर्वेशन इस टेबल में लिखनी है 12.1 में। अब ये देखो आपको टेबल दिया हुआ है, डिफरेंट कॉम्पोनेंट ऑफ टू हैबिटेट, दो हैबिटेट पॉन्ड का और फॉरेस्ट का। इसमें आपको लिविंग बींग्स या नॉन लिविंग बींग्स लिखने हैं। तो पॉन्ड हैबिटेट में लिविंग बींग्स कौन से हैं आपके? फिश, फ्रॉग, स्नेल, इंसेक्ट्स, मॉस्किटो के लावा होता है उसके अंदर, डक्स, एल्गे, प्लांट्स, लोटस, डकवीड, ये सब होगा। नॉन लिविंग कंपोनेंट में क्या आएगा? वाटर आ जाएगा, वहाँ पे सॉइल या मड होगी, फिर सनलाइट आ रही है, एयर है, रॉक है, टेम्परेचर है वहाँ का कितना, ठीक है। तो ये सब उसकी नॉन लिविंग थिंग्स में आ गया। अब नेक्स्ट हैबिटेट हमारा इसमें कौन सा था? फॉरेस्ट का हैबिटेट। तो फॉरेस्ट में आपको क्या क्या मिलेंगे लिविंग बींग्स में? ट्रीज मिल जाएंगे अलग अलग टाइप के, मैंगो, बैनियन, साल या टीक वुड का। फिर आपका बर्ड्स होंगी, डीर, स्नेक, एनिमल्स होंगे सारे, इंसेक्ट्स भी होंगे, एंड्स, बीटल्स, बटरफ्लाइज, स्क्विरल्स होंगी, गिलहरियाँ वगैरह। नॉन लिविंग थिंग्स में क्या होगी? सॉइल, एयर, सनलाइट, वाटर, रॉक एंड टेम्परेचर, ये सब इसके नॉन लिविंग में आ गई। तो ये दोनों हैबिटेट अपने देख लिए। नाउ what common characteristics do you observe in the two habitat in activity 12.1? The similarities are that both the habitats have living beings as well as non-living beings. So दोनों habitat में living beings भी हैं, non-living beings भी हैं. However, the type of living beings are different and the non-living things also vary. तो type जो है दोनों की different है. The living beings you have recorded in table 12.1 are termed as biotic component and the non-living things जो होती हैं बेटा उसको abiotic component कहते हैं habitat का। ये बहुत important point है, इसमें आपको पूछ सकते हैं what is biotic and what is abiotic component। तो biotic मतलब जो जिंदा है, जो living है, और abiotic मतलब जो non-living things हैं वो components। हैव यू वंडर्ड वाई सम ऑर्गेनिज्म लिव ऑन लैंड वाइल अदर लिव इन वाटर? आपने सोचा कुछ एनिमल्स जो होते हैं या ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो लैंड पे रहते हैं, कुछ वाटर में रहते हैं, ऐसा क्यों? एवरी ऑर्गेनिज्म नीड स्पेसिफिक कंडीशन टू सर्वाइव। फ्रॉम दिस एक्टिविटी यू कैन सी दैट डिफरेंट हैबिटेट्स ऑफर डिफरेंट कंडीशंस। तो हर ऑर्गेनिज्म जो है उसको एक पर्टिकुलर कंडीशन होती हैं जो चाहिए होती हैं सर्वाइवल के लिए, है ना। अब फिश है, उसको पानी चाहिए सर्वाइवल के लिए, अदरवाइज वो हवा में आके मर जाएगी। इसी तरीके से अगर आप बर्ड्स वगैरह को पानी में डाल देंगे ज़्यादा देर के लिए तो वो वहाँ मर जाएंगी। तो उनको एक स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए जहाँ पे वो जिंदा रह सकते हैं। In activity 12.1, you listed fish as a biotic component of the pond. How do fish survive in the pond? तो fish हमने बोला biotic है, जिंदा component है ना। तो fish survive कैसे करती है pond में? A pond provides food, oxygen, shelter and space to grow. Condition essential for the survival of the organism. तो pond में उसको क्या मिलता है? खाना मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रही है सांस लेने के लिए, रहने के लिए जगह मिल रही है, और जगह मिल रही है कि वो ग्रो हो सके। तो और क्या चाहिए उसको? Fish obtain their biotic needs such as food from the small plants and animals and abiotic needs such as oxygen from water. तो फिश को क्या क्या बायोटिक नीड्स तो पूरी हो जाती हैं उसकी, खाना वगैरह छोटे छोटे प्लांट्स खा लेती है, छोटे इंसेक्ट्स खा लेती है, और एबायोटिक नीड्स जैसे ऑक्सीजन हो गई, वाटर हो, वो उसको वाटर से मिल जाती है सांस लेने के लिए।
Other living beings also inhabit in the pond, such as frog, fresh turtle, snakes, dragonflies, mosquitoes, snails and ducks, along with the plants like algae, diatoms, duckweeds and lotus. तो ये सारी चीज़ें भी पॉन्ड के अंदर ही मिलती हैं आपको। फ्रॉग वगैरह भी मिलते हैं वहाँ पे आपको, फिर टर्टल्स मिल जाती हैं, फिर आपको स्नेक सांप मिल जाते हैं, ड्रैगन फ्लाई, ये मच्छर मिल जाते हैं, डक्स मिल जाती हैं। तो ये सारी चीज़ भी आपको पॉन्ड के अंदर ही मिलती है। अच्छा, एल्गी भी होती है। एल्गी मालूम है ना, वो ग्रीन कलर की काई जैसी जो होती है वो एल्गी होती है। और ये इधर पिक्चर दिखा रहा है हमको, ये फॉरेस्ट हैबिटेट का पिक्चर है। इसमें दिखा रहे हैं वो फॉरेस्ट में किस तरीके से ट्रीज़ के ऊपर प्लांट्स रह रहे हैं, प्लांट्स कह रही हूँ, ट्रीज़ के ऊपर एनिमल्स वगैरह, बर्ड्स रह रहे हैं, नीचे एनिमल्स रह रहे हैं, डीर वगैरह, तो ये सब रह रहे हैं। ये फॉरेस्ट हैबिटेट है। इन्होंने शेल्टर जो है वो फॉरेस्ट में लिया हुआ है, ये फॉरेस्ट इनका घर है। They all interact with the other living beings and non-living things present in the places where they grow and thrive. तो ये सब के सब एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ हारमनी में रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं वो, और जहाँ पे भी वो रह रहे हैं। हम ह्यूमन बींग्स भी तो आपस में कनेक्टेड होते हैं ना बेटा, एक सोसाइटी में रहते हैं, घर में रहते हैं। इसी तरीके से ये इनका घर है, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स सब एक दूसरे की सहायता करते हैं, तभी ये जाके आगे सर्वाइव करते हैं। ईच हैबिटेट हैज़ इट्स ओन बायोटिक कॉम्पोनेंट एंड फिजिकल कंडीशन, एयर, सनलाइट, वाटर, टेम्परेचर एंड सॉइल। तो ये सब क्या हो गए, उनके बायोटिक कंडीशंस कॉम्पोनेंट्स होते हैं। और ये जो कॉम्पोनेंट्स हमने पढ़े ये एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स हैं, या आप इन्हें फिजिकल कंडीशंस कह सकते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सेम हैबिटेट में यूज़ द रिसोर्सेज इन डिफरेंट वेज। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म इन सब चीज़ों को अलग अलग तरीक़ों से यूज़ करते हैं, जितनी जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो इस्तेमाल करता है। अ फॉरेस्ट माइट बी वार्म ड्यूरिंग द डे एंड कूल एट नाइट। सही बात है, सुबह धूप आती है तो थोड़ा सा वार्म रहेगा, रात को ठंड हो जाती है। अ स्नेक डेट कम्स आउट एट नाइट एंड अ रॉडेंट एक्टिव ड्यूरिंग द डे बोथ लिव इन द सेम हैबिटेट। अब देखो, जो स्नेक है वो तो बाहर रात को आता है, लेकिन जो आपका रॉडेंट है, जो आपका चूहा है, वो दिन में बाहर आता है। तो दोनों रहते तो सेम हैबिटेट में हैं, बट अलग अलग टाइम पे बाहर आ रहे हैं। बट दे फेस डिफरेंट कंडीशन, लेकिन उन्हें अलग अलग कंडीशन दिखती है। स्नेक को रात में बाहर आता है तो उसको रात का लाइफ दिखेगी, नाइट लाइफ दिखेगी उसको। आपके जो चूहा है वो दिन की लाइफ दिखेगा। दिस इज़ हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म को एग्जिस्ट इन हारमनी इन द सेम हैबिटेट। इस तरीके से ये लोग अब एक दूसरे के साथ हारमनी में रहते हैं, एक तालमेल बिठा के रखते हैं, सेम हैबिटेट में रहते हैं ना। हु ऑल लिव टुगेदर इन नेचर। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एक दूसरे के साथ रहती हैं नेचर में। You have observed fish in the pond in activity 12.1. Did you see only a single fish? नहीं, pond के अंदर तो बहुत सारी fishes होंगी। Most likely you may have seen many fish of the same kind. This group of fish of the same kind living together in a pond habitat is called population of that particular fish. In this way we can observe and record the population of different kind of organism in a single habitat. तो अब आपने देखा पॉन्ड के अंदर फिशेज हैं, ठीक है। अब आपको एक फ़िश तो नज़र नहीं आएगी, आपको अलग अलग वैरायटी ऑफ फ़िश नज़र आएगी, लेकिन किसी एक वैरायटी की कितनी फ़िशेज़ हैं उस पॉन्ड में। भाई मान लो कोई गोल्ड फिश है, उसकी आपको 10 या 15 फ़िशेज़ दिखी। फिर आपको एक जेली फिश दिखी, उसकी आपको 3-4 जेली फिश दिखी, तो वो पॉपुलेशन हो जाएगी। जेली फिश की पॉपुलेशन कितनी है, 4। गोल्ड फिश की पॉपुलेशन कितनी है, 10। इस टाइप की जितनी फिशेस प्रेजेंट है वो उसकी पॉपुलेशन हो जाती है। नाउ लेट अस रिकॉर्ड। वी कैन अंडरस्टैंड द पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लांट बाय काउंटिंग देम एट अ गिवन प्लेस एंड टाइम। तो इसी तरीके से आप किसी प्लांट की पॉपुलेशन देख सकते हो, एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी है। डिवाइड द स्टूडेंट इंटू 4 to 5 ग्रुप्स। स्टूडेंट्स को 4 से 5 ग्रुप में डिवाइड कर दो। ईच ग्रुप में आइडेंटिफाई एनी 2 ऑर्गेनिजम्स, प्लांट या एनिमल। मार्क एन एरिया ऑफ 1 मीटर इंटू 1 मीटर इन योर स्कूल गार्डन। स्कूल गार्डन में एरियाज नाप दो। आइडेंटिफाई 4 ऑर्गेनिजम्स इन दिस एरिया एंड काउंट देयर नंबर्स। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन टेबल 12.2। कंपाइल द डेटा फ्रॉम ऑल द ग्रुप्स। अब वो कुछ नहीं, वो कह रहे हैं स्कूल गार्डन में जाओ और उसको 1 into 1 मीटर के पार्ट्स में डिवाइड कर दो पूरे गार्डन को। अब देखो जो पार्ट आपको मिला है उस पार्ट में एक ही टाइप के कितने प्लांट्स हैं, बेसिकली उतने से एरिया में कितनी पॉपुलेशन है उस प्लांट की, ये आपको काउंट करके इस टेबल में लिखनी है। ये देखो आपको टेबल दिया हुआ, नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म है और फिर उसकी पॉपुलेशन लिखनी है आपको, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स की उस एरिया में कितनी है। नाउ फ्रॉम एक्टिविटी 12.2 वी कैन एक्सप्लेन
दैट द पॉपुलेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन हैबिटेट एट अ गिवन टाइम। तो पॉपुलेशन की डेफिनेशन है, ये लर्न कर लेना। क्या पॉपुलेशन क्या होती है? ग्रुप होती है सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की, अलग अलग नहीं, सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की उस पर्टिकुलर हैबिटेट में एट अ गिवन टाइम। कैन अ हैबिटेट हैव only one type of living organism? What might happen then? If all the organisms are same, they would have the same requirements, food, water, space, leading to competition and possible scarcity of the resources. अब वो कह रहे हैं कि हैबिटेट में सिर्फ एक टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म तो नहीं है। अब जैसे पॉन्ड का एग्जांपल लें, उसके अंदर फिश भी है, फ्रॉग भी है, टर्टल भी है, सब टाइप के एनिमल्स हैं आपके उसमें। हाँ, अगर समझो खाली फिश ही फिश हो, ओके, सारी फिशेस भर गई, अब क्या होगा? अब वो सब की सब खाने के लिए लड़ेंगी, सबको सेम टाइप का खाना चाहिए, सबको सेम टाइप की चीज़ें चाहिए, तो क्या उनको मिल पाएंगी वहाँ पे? नहीं, तो वहाँ पे मारा मारी हो जाएगी, वहाँ पे उस चीज़ की कमी हो जाएगी। In activity 12.1 and 12.2, you observe that different group of organism live together in a habitat. हमने देखा अलग अलग organisms habitat में रहते हैं। A community comprises different population sharing the same habitat. अब देखो, अब पॉपुलेशन पढ़ी हमने पहले और अब हम कम्युनिटी पढ़ रहे हैं। पॉपुलेशन क्या हुई? सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कितने हैं उस हैबिटेट में, वो हो गया। लेकिन कम्युनिटी क्या हुई? अब मान लो 10 फिश हैं, 5 टर्टल हैं, 15 फ्रॉग हैं, तो ये सब ने मिलकर क्या बना दी? कम्युनिटी। मतलब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स कितने हैं उस हैबिटेट में पर्टिकुलर टाइम पे, उसे कम्युनिटी बोलते हैं। अ कम्युनिटी कंप्राइजेज डिफरेंट पॉपुलेशन शेयरिंग द सेम हैबिटेट। ठीक है, अलग अलग पॉपुलेशन सेम हैबिटेट शेयर कर रही हैं। द बायोटिक कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ हैबिटेट सच एज प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टुगेदर फॉर्म द कम्युनिटी। अच्छा, अब कम्युनिटी के अंदर केवल बायोटिक कॉम्पोनेंट्स आते हैं, लिविंग बींग्स आते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट एंड डिपेंड ऑन वन अनदर फॉर सर्वाइवल। तो ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं सर्वाइवल के लिए। जो बड़ा एनिमल होगा वो छोटे एनिमल्स को खाएगा, छोटा एनिमल उससे छोटे को खाएगा, प्लांट्स खाएगा, इस टाइप से ना। एवर हर्ड ऑफ, यू मे हैव सीन ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स ब्लूमिंग अराउंड यू। आपने देखे होंगे ब्राइट ब्राइट कलर्स के फ्लावर आपके अराउंड हैं। हैव यू एवर लुक्ड क्लोजली एट द पार्ट्स? अ फ्लावर हैज़ अ स्टॉक, ग्रीन लीव स्ट्रक्चर कॉल्ड सेपल, कलर्ड पेटल्स एंड 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो फ्लावर के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं बेटा। क्या क्या होते हैं? एक तो उसमें सेपल्स होती हैं, ये देखो एरो से मैंने आपको दिखाई, ग्रीन कलर की ये सेपल्स हैं, और जो रेड कलर की पंखुड़ियाँ होती हैं इन्हें पेटल्स बोला जाता है। फिर इनके अंदर 2 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। कौन से? कार्पल होते हैं बेटा, एक स्टेमन होता है। स्टेमन जो होता है मेल में होता है, कार्पल जो होता है फीमेल में होता है। अब स्टेमन जो होता है वो बर्स्ट हो जाता है, उसके अंदर से पॉलन निकलते हैं, छोटे 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 डस्ट लाइक पार्टिकल्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स कहते हैं उनको। तो अब विंड चलती है या पानी से, या जो इंसेक्ट्स होते हैं फूल के ऊपर बैठते हैं, फिर वो उस पॉलन को वहाँ फीमेल वाले स्ट्रक्चर जो कि आपका क्या है, कार्पल, उस पे उसके पास ले जाते हैं। जब उसके पास चला जाता है फिर आपके फ्रूट्स एंड सीड्स का फॉर्मेशन होता है। तो वाटर, विंड, इंसेक्ट, बैड बर्ड्स हेल्प टू कैरी द पॉलन फ्रॉम द स्टेमन टू द कार्पल ऑफ द सेम या फिर डिफरेंट फ्लावर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। इट इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। चलो, नाउ डज एवरी ऑर्गेनिज्म इन अ कम्युनिटी मैटर? यस, बिल्कुल हर ऑर्गेनिज्म कम्युनिटी में इंपॉर्टेंट होता है। लेट अस फाइंड आउट द रोल ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स इन अ कम्युनिटी। देखते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म्स का क्या क्या रोल है। लेट अस रीड। Researchers conducted a study to see how fish in the pond affect seed production in the plants nearby. तो वो कह रहे हैं फिश जो है पॉन्ड के अंदर वो सीड प्रोडक्शन कैसे कराती है, जो वहाँ पे प्लांट्स हैं किस तरह के हेल्प करती है वो प्लांट्स की, फिश एक। ठीक है, पहले हम फिगर देख लेते हैं। ये पॉन्ड ए है, पॉन्ड ए विद द फिश एंड पॉन्ड बी विदाउट फिश। तो पॉन्ड ए में देखो कितने सारे फूल, फ्लावर्स, फ्रूट्स वगैरह हैं, लेकिन पॉन्ड बी में इतने ज़्यादा फ्रूट्स वगैरह नहीं हैं। तो इसका मतलब फिश का कहीं ना कहीं कोई काफ़ी भारी योगदान लग रहा है इसमें, है ना। चलो, वी कैन सी 2 ponds, ए विद द फिश एंड लार्ज नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स अराउंड इट, बी विदाउट फिश एंड फ्यूअर फ्लावरिंग प्लांट्स अराउंड इट। थिंक ऑफ अ रीजन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन। ऐसा क्यों हुआ होगा? कंपेयर द नंबर ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, बीज एंड बटरफ्लाइज इन बोथ द ponds. डू यू फाइंड एनी रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ ड्रैगन फ्लाइज एंड बीज या बटरफ्लाइज? वी हैव ऑब्जर्व डैट। अब हम पहले देखते हैं कि पॉन्ड ए में और बी में क्या दिक्कत है। वी हैव ऑब्जर्व डैट इन पॉन्ड ए विथ फिश द नंबर ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वॉज लेस एज कम्पेयर टू पॉन्ड बी। चलो पहले इस फिगर को देखते हैं। यहाँ पे देखो फिश जो है इनडायरेक्ट इफेक्ट है प्लांट्स एंड
एंड अराउंड द पॉन्ड द सॉलिड एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्ट इफेक्ट एंड द डैश्ड एरो रिप्रेजेंट द इनडायरेक्ट इफेक्ट। अब देखो बेटा, जिस पॉन्ड के अंदर फिश है ना, ये कहानी समझ लो, छोटी सी है। जिस पॉन्ड के अंदर फिश है आपकी, वो क्या करेगी, वो वहाँ पे ड्रैगन फ्लाइज हैं, उन्होंने कहा बीज हैं और इंसेक्ट्स हैं। तो जो ड्रैगन फ्लाई है ना, वो खाती है आपकी बीज को, इंसेक्ट्स को, उन सबको खा लेती है। अब फिश ने यहाँ गेम चेंज कर दिया। फिश ने जो ड्रैगन फ्लाइज ने लावे दिए हुए थे, अपने अंडे दिए हुए थे, उन्हीं को ही खा लिया। अब ड्रैगन फ्लाइज ख़त्म और ये इंसेक्ट ज़्यादा हो गए। तो बीज जो होती है वो बहुत हेल्प करती हैं पॉलिनेशन में। वो उसको पॉलन ग्रेन्स को कार्पल तक पहुंचाती है और फ्रूट्स एंड सीड्स बनते हैं, जिससे कि न्यू प्लांट्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं आपके। ओके, अब वहाँ पे क्योंकि बीज हैं, बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स हैं, तो वहाँ पे फ्रूट्स और फ्लावरिंग प्लांट ज़्यादा है। लेकिन जो दूसरा पॉन्ड है, वहाँ पे क्या है, वहाँ खाली ड्रैगन फ्लाइज होंगी, फिशेज़ वहाँ है नहीं। तो ड्रैगन फ्लाई सारी बीज इंसेक्ट्स को खा जाती हैं। तो उसकी वजह से वहाँ के जो फ्लावर्स हैं वो पॉलिनेट नहीं कर पाते और वो उग नहीं पाते। इसीलिए फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा जो है वो फिशेज़ वाले पॉन्ड में है। फिश ईट ड्रैगन फ्लाई लावे, सो पॉन्ड्स विद द फिश हैड फ्यूअर ड्रैगन फ्लाइज। अब क्योंकि वो लावे खा जाती हैं उनके, तो ड्रैगन फ्लाइज कम होती हैं वहाँ। ड्रैगन फ्लाई यूजुअली ईट फ्लाइज, बीज एंड बटरफ्लाइज। तो ड्रैगन फ्लाइज इन सबको खाती हैं, बीज, बटरफ्लाइज वगैरह। नाउ विद फ्यूअर ड्रैगन फ्लाइज मोर बीज, फ्लाइज एंड बटरफ्लाइज वर फाउंड। अब क्योंकि ड्रैगन फ्लाई नहीं है, तो ये बटरफ्लाई वगैरह वहाँ पे खूब उड़ती हैं मज़े से। These insects help to pollinate the flower from nearby areas, moving pollen from one flower to another, which helps plants produce the seeds. So, flower near the ponds with the fish may produce more seeds than those in the ponds without fish. Clear? Next point, what does the study show? How does the population of fish in a pond affect the seed production in nearby plants? तो अब आपको इसका आंसर मिल गया, क्योंकि उन्होंने ड्रैगन फ्लाई के लावे खा लिए, तो ड्रैगन फ्लाइज कम थी, जिसकी वजह से बीज और बटरफ्लाइज की पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई और उन्होंने पॉलिनेशन में हेल्प कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, दिस स्टडी शोज हाउ बायोटिक कॉम्पोनेंट फिश, ड्रैगन फ्लाई, पॉलिनेटर प्लांट्स एंड एबायोटिक कॉम्पोनेंट टेम्परेचर, वाटर, न्यूट्रिएंट्स इंटरैक्ट विद एंड अफेक्ट ईच अदर। तो इस तरीके से वो इंटरैक्ट कर रहे हैं आपस में, है ना, और आपस में रह रहे हैं हारमोनी में। सिमिलरली, कैन ओवर फिशिंग बाय ह्यूमन चेंज दिस बैलेंस? हाउ डू यू थिंक इट मे अफेक्ट द लिविंग एंड नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द हैबिटेट? अब सोचो, अगर ओवर फिशिंग हो गई, फिशेस कम हो जाएंगी, वो ड्रैगन फ्लाई के लावे नहीं खाएंगी, तो ड्रैगन फ्लाई ज़्यादा हो जाएंगी, वो बटरफ्लाइज, बीज, इंसेक्ट सब खा जाएंगे, तो वहाँ पे पॉलिनेशन नहीं होगा, फ्लावरिंग प्लांट्स कम होंगे, फ्रूट्स वगैरह सब कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से हर चीज़ की कम या ज़्यादा अफेक्ट करती है इकोसिस्टम को। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरैक्शंस अमंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। तो किस किस टाइप का इंटरैक्शन होता है, किस तरीके से वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, ठीक है, और अपनी सराउंडिंग्स के साथ रहते हैं। इन क्यूरियोसिटी ग्रेड 7 यू लर्न अबाउट हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड एयर, वाटर, सॉइल एंड सनलाइट टू ग्रो। आपने देखा कि किस तरीके से एयर भी चाहिए, पानी, सॉइल वगैरह सब चाहिए किसी भी प्लांट या ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म और द बायोटिक कम्युनिटी डिपेंड ऑन नॉन लिविंग थिंग्स दैट इज़ ए बायोटिक कॉम्पोनेंट फॉर द सर्वाइवल। अब देखो, प्लांट्स क्या है, बायोटिक लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन वो ग्रो कहाँ करते हैं, सॉइल के अंदर। चाहिए क्या उनको, पानी। तो ये सब चीज़ें क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स, लेकिन ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। Living organisms or the biotic community depend on non-living things, that is abiotic components for their survival. Plants and animals also depend on each other for nutrition, respiration and reproduction. तो आपने देखा, लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग पे भी डिपेंडेंट है, और जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो भी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। कैसे? प्लांट्स जो होते हैं, जब उनको पॉलिनेट करना होता है या उनको न्यू प्लांट्स उगाने होते हैं, तो उनको फ्रूट्स बनाने होते हैं, तो जो उनके सीड्स होते हैं वो कौन ट्रांसफ़र करता है, बीज, इंसेक्ट्स, ये सब ट्रांसफ़र करते हैं। फिर जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी भूख शांत करने के लिए प्लांट्स खाते हैं, फिर जो वही एनिमल्स होते हैं उनको बड़े एनिमल्स खाते हैं। तो इस तरीके से आपकी फूड चेन चलती रहती है। दीज आर इंटरैक्शंस अमंग द बायोटिक कॉम्पोनेंट्स। तो ये सब इंटरैक्शंस हैं, प्लांट्स और एनिमल्स का जो इंटरैक्शन है, दोनों बायोटिक है, इसलिए इंटरैक्शन है बिटवीन द बायोटिक कॉम्पोनेंट्स। Both type of interactions among biotic components and between biotic and abiotic components are important for the survival in any habitat. तो किसी भी हैबिटेट में जीने के लिए ये दोनों का कॉम्बिनेशन, ये दोनों की डिपेंडेंस एक दूसरे पर होती ही है, बायोटिक एबायोटिक पर और बायोटिक की बायोटिक पर, ठीक है।
ये देखो, ये आपको फिगर दिख रही है 12.5। इसके अंदर एक पॉन्ड बना हुआ है जिसके अंदर सारे के सारे बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, आपके प्लांट्स हैं, आपके एनिमल्स हैं, ये फिशेस हैं, डक्स हैं। तो ये सब दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। फिशेस को ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? आपके प्लांट्स से, जो कि डिजॉल्व होती है वाटर के अंदर। फिर ऊपर सन, आपकी ये जो वाटर है, ये सब क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो ये सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। Look at figure 12.5 and try to identify the interaction among the biotic components and between biotic and abiotic components based on your learnings till now. तो हमने कर लिया। Now activity 12.4. Let us relate and identify. Based on the given criteria, identify and describe the interactions between biotic and abiotic components shown in figure 12.5. तो क्या क्या क्राइटेरियाज हैं हमें देखने हैं। देखो, क्राइटेरिया 1 क्या है? इंटरैक्शन बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट। दीज में इन्फ्लुएंस लाइफ प्रोसेस लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन इन द बायोटिक कंपोनेंट्स। जो आपका पानी है जिसके अंदर फिशेस रह रही हैं, उसी के अंदर वो ऑक्सीजन से रेस्पिरेशन करती है ना, सांस लेती हैं। फिर वहीं पर वो खाना खाती हैं। वहीं पे जो आपके ओशियन है, उसकी जो मिट्टी है, वहीं पे प्लांट्स वगैरह उगते हैं, तो उन्हीं से उनको ऑक्सीजन मिलती है। जिस पानी में रह रही हैं वो भी एबायोटिक है। फिर जिस हवा में सांस ले रही हैं वो भी एबायोटिक है। इस तरीके से ये दोनों इंटरैक्ट करके एक दूसरे की लाइफ में मदद कर रहे हैं। क्राइटेरिया 2 क्या है? इंटरैक्शन बिटवीन टू एबायोटिक कंपोनेंट, दीज में इन्फ्लुएंस द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ हैबिटेट। मतलब अब खाली एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, जैसे मान लो हवा है, पानी है। अब बहुत ठंडा मौसम है वहाँ का, तो उससे क्या होगा? वहाँ पे स्नो वगैरह बन जाएगी, जिसकी वजह से फिशेस वहाँ पे नहीं रह पाएंगी। वो जो फिज़िकल कंडीशंस होंगी वहाँ पे सूटेबल नहीं होंगी रहने के लिए। तो ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं कि कहीं पर हैबिटेट बन सकता है, नहीं बन सकता। तो जिस टाइप का हैबिटेट होता है उसी टाइप से एनिमल्स अपने आप को वहाँ ढाल लेते हैं। तीसरा क्राइटेरिया क्या आया? इंटरैक्शन अमंग द बायोटिक कंपोनेंट्स। अब इंटरैक्शन किस में हो रहा है? सिर्फ बायोटिक कंपोनेंट्स में हो रहा है। दे में इन्फ्लुएंस द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज नीडेड फॉर लाइफ प्रोसेस लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन। अब खाली बायोटिक जो जिंदा कंपोनेंट है, मान लो उनके अंदर जो ये वाला इंटरैक्शन है, मान लो बहुत सारी फिशेज हो जाए और एक ही टाइप की फिशेज जो है पॉन्ड में है, सारी सेम टाइप की। तब क्या होगा? उनको सेम कंडीशन चाहिए रहने के लिए, सेम खाना चाहिए। तो इस वजह से उनको खाना सबको नहीं मिलेगा और वो धीरे धीरे मरने लगेंगी। तो इन चीज़ से भी इफ़ेक्ट पड़ता है कि आपका हैबिटेट कैसा है। Now relate your learnings with your observation. Record your observation in table 12.3 at the appropriate places. Table 12.3 is filled with example for your reference. देखते हैं इस टेबल में क्या है। इंटरैक्शन ऑफ द बायोटिक एंड द एबायोटिक कंपोनेंट्स इन अ हैबिटेट। तो किस टाइप से इंटरैक्ट होता है आपके बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। पहला क्राइटेरिया है इंटरैक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक, मतलब जिंदा और जो मतलब नॉन जिंदा कंपोनेंट्स हैं। जैसे अर्थवर्म लिव इन सॉइल, मॉइस्ट सॉइल। तो अर्थवर्म क्या करते हैं बेटा? कंटिन्यूसली सॉइल को ना डिग करते रहते हैं, तो उसके अंदर एयर आती रहती है उसकी वजह से, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। देन मैनी माइक्रोब्स आर प्रेजेंट इन द पॉन्ड। पॉन्ड के अंदर भी बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं जो कि वहाँ की गंदगी खा लेते हैं, ओके, जिससे कि पॉन्ड क्लीन रहता है। आप तो नहीं जाते ना पॉन्ड क्लीन करने, फिर भी वहाँ पे फिशेस जिंदा हैं। अ फिश ले एग इन द वाटर। अब फिश जो है रिप्रोडक्शन करना है तो वो बाहर थोड़ी जाएगी एग ले करने के लिए, पानी में ही एग ले करती है, फिर वहीं से आपकी न्यू फिशेस आ जाती हैं। तो ये तो इंटरेक्शन हो गया आपका बायोटिक और एबायोटिक में। दूसरा क्राइटेरिया आया इंटरैक्शन बिटवीन द टू एबायोटिक कंपोनेंट्स। क्या क्या है? दोनों एबायोटिक है, दोनों जिंदा नहीं है। द डे टेम्परेचर इज़ हाई ड्यू टू द ब्राइट सनलाइट। दिन का टेम्परेचर हाई होता है वहाँ पे क्योंकि सनलाइट होती है। वाटर इज़ इवेपोरेटिंग फास्ट ड्यू टू सनलाइट। उसकी वजह से वाटर भी इवेपोरेट हो रहा है, तो वाटर और सनलाइट आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। तीसरा, एयर करंट इज़ ब्लोइंग स्लोली ऑन द वाटर सर्फेस क्रिएटिंग जेंटल वेव्स। अब एयर की वजह से आपके पॉन्ड के ऊपर हल्की हल्की वेव्स आ जाती हैं। द सॉइल नियर द पॉन्ड इज़ मॉइस्ट। तो पॉन्ड के पास की जो सॉइल है वो मॉइस्ट है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी आता रहता है, जिसकी वजह से वो फर्टाइल रहती है और वहाँ पे प्लांट्स उगते रहते हैं। तो ये अपने आप ही उनका इंटरेक्शन होता है। नाउ क्राइटेरिया 3,
इंटरेक्शन अमंग द बायोटिक कंपोनेंट, सिर्फ जिंदा कंपोनेंट्स के बीच में क्या इंटरेक्शन है। अ फ्रॉग ईट्स इंसेक्ट, अ फ्रॉग को जिंदा रहना है तो वो इंसेक्ट्स खाता है। अ वाटर स्नेक ईट्स फिश, जो स्नेक पानी में रहता है वो फिशेस खाता है अपनी भूख मिटाने के लिए। फ्रॉग एंड फिश में कम्पीट फॉर स्मॉल इंसेक्ट्स लावे। अब फ्रॉग्स और फिश जो हैं वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स खाते हैं तो वो आपस में कम्पीट कर सकते हैं, एक दूसरे से कंपटीशन में आ जाएंगे ना, मुझे भी वही खाना है तुझे भी वही खाना है, जो ताकतवर होगा उसको मिल जाएगा। अ फिश ले एग्स इन वाटर नियर वेजिटेशन टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम अदर फिशेस। तो अब फिश कहाँ पे जाके अपने एग देगी, अगर ऐसी दे देगी तो सब कोई भी खा जाएगा ना, तो वो वेजिटेशन जो वहाँ पे प्लांट्स वगैरह उगे होते हैं उनके पास छुपा के अपने एग्स ले करती है ताकि उसके एग सुरक्षित रहें। In activity 12.4, you understood different type of interaction occur within a habitat. अभी आपने देखे किस किस टाइप का इंटरेक्शन हैबिटेट में होता है। From this you can infer that the biotic components जैसे plants, animals and microorganisms and the abiotic component जो कि air, water, soil and sunlight and temperature in a habitat interact with each other टू फॉर्म एन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या हो गया बेटा, जहाँ पर बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं और उनकी ज़िंदगी चलती है, दैट इज़ कॉल्ड एन इकोसिस्टम। ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम interact with abiotic component for food, shelter and protection in an ecosystem। तो बेटा इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम हो गया जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग आपस में इंटरेक्ट करते हैं और आपकी लाइफ को भी इफ़ेक्ट करते हैं, आप भी उनके साथ ही डिपेंडेंट हो, मतलब सब लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, जहाँ पे उसे एक इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे आपका घर हो गया वो भी एक इकोसिस्टम है, ठीक है, आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो, फिर आप खाने के लिए फूड वगैरह प्लांट्स पे डिपेंडेंट हो, तो ये पूरा इकोसिस्टम हो गया। आपका पॉन्ड का इकोसिस्टम हो गया कि पॉन्ड के अंदर फिशेस हैं, डक्स हैं, बड़े एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। फिर फॉरेस्ट का इकोसिस्टम हो गया। तो हर टाइप का हर जगह का एक इकोसिस्टम बन जाता है, ठीक है। तो जब दो मेन टाइप के इकोसिस्टम है आपके, एक एक्वेटिक इकोसिस्टम है, एक टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक मतलब जो भी पानी में जीव जंतु रहते हैं उनका एक इकोसिस्टम बना हुआ है, और एक हो गया आपका टेरेस्ट्रियल जो कि लैंड के ऊपर आपका इकोसिस्टम है। डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट विद द बायोटिक कंपोनेंट इन एन इकोसिस्टम। तो अलग अलग कम्युनिटीज जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो एबायोटिक कंपोनेंट के साथ इंटरैक्ट करती हैं। देर आर टू मेन टाइप ऑफ इकोसिस्टम इन नेचर। पहला आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम है। एक्वेटिक में क्या क्या आता है बेटा, पॉन्ड, रिवर, लेक्स, while terrestrial ecosystem include forest, farms and even large trees like banyan, mango या फिर पिलखन। मतलब अगर एक बैनियन ट्री भी है ना तो वो भी एक इकोसिस्टम ही है। कैसे, बैनियन ट्री है उसके ऊपर आपके बर्ड्स रहते हैं, उसके ऊपर नेस्ट बनाते हैं वो लोग, तो वहीं जो वो बर्ड्स हैं वो डिपेंडेंट है आपके बैनियन ट्री पे अपने शेल्टर के लिए, वहीं से वो खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, वहाँ की एयर यूज़ करते हैं। तो मतलब बैनियन ट्री अपना ही एक इकोसिस्टम हो गया है। और ट्री जो है वो सॉइल पे डिपेंडेंट है अपनी ग्रोथ के लिए। इस तरीके से ये सब चीज़ें आपस में डिपेंडेंट रहती हैं। हैंस इकोसिस्टम कैन बी लार्ज और स्मॉल। तो इकोसिस्टम बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। कैन यू फाइंड ओवरलैपिंग इकोसिस्टम। अच्छा, आपने कभी ओवरलैपिंग इकोसिस्टम देखे हैं? चलो देखते हैं ओवरलैपिंग क्या होते हैं। फिगर 12.6 shows an overlap of different terrestrial and aquatic ecosystems. In this figure you can see, अब इस फिगर में हमको क्या दिख रहा है बेटा, इसमें हमें दिख रही है स्मॉल रिवर एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। जो रिवर है वो तो पानी वाला इकोसिस्टम हो गया, अलॉन्ग विद द माउंटेन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड फार्मलैंड विच आर द एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, है ना। साथ में उसकी लैंड है तो वहाँ पे एनिमल्स भी रहते हैं, प्लांट्स उगते हैं। तो ये सब क्या, ये दोनों चीज़ें क्या हो गई बेटा, तो फार्मलैंड इज़ अ ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। दीज इकोसिस्टम्स आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो वो कह रहे हैं कि जैसे पॉन्ड है उसी की बगल में आपके फार्म्स हैं, लैंड है, वहाँ पे ह्यूमन बींग्स भी रहते हैं। तो ये तो दोनों इकोसिस्टम है आपका टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, और ये जो ह्यूमन बींग्स रहते हैं ये सब आपस में इंटरैक्ट करते हैं किसी ना किसी पॉइंट पे। अब भाई ह्यूमन बींग को पानी चाहिए तो वो पॉन्ड में जाएगा, पॉन्ड वाले को खाना पीना चाहिए तो वो अपना वहीं से ही पानी के अंदर से लेगा, उसको एयर चाहिए तो वहाँ से एयर मिलेगी, सॉइल के अंदर है तो वहाँ पे प्लांट्स वगैरह उगेंगे तो वो प्लांट्स वो खा सकते हैं जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं। मतलब हर चीज़ एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, बस वो ये कहना चाह रहे हैं। और इस टाइप के इकोसिस्टम को हम ओवरलैपिंग इकोसिस्टम बोलते हैं, जहाँ पे आपका एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल ये दोनों आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं और ह्यूमन बींग्स का भी इंटरेक्शन हो रहा है, तो ये सब ओवरलैपिंग हो गया।
फार्मलैंड इज़ अ ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। फार्मलैंड जो है वो ह्यूमन मेड इकोसिस्टम है। दिस इकोसिस्टम आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। Now in activity 12.4 we have seen the importance of components and their interaction in an ecosystem। हमने देखा किस किस component की क्या क्या importance है और ecosystem में वो किस तरह से एक दूसरे की help करते हैं। For example, sunlight, carbon dioxide and water, they are essential for producing food in plants. Soil provides medium and essential nutrients for the plant growth. Air provides oxygen for respiration in plants as well as animals. वाटर इज़ असेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये तीन तो आपकी बेसिक नीड्स हो गई बेटा, सनलाइट, वाटर एंड एयर, है ना। सनलाइट के बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वही मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसी से प्लांट उगते हैं, प्लांट्स को एनिमल्स खाते हैं, एनिमल्स से और प्लांट से ह्यूमन बीइंग डिपेंडेंट है। तो मेन सोर्स आपका सन है। फिर ऑक्सीजन के बिना आपका काम नहीं चलेगा, सांस हम सबको लेनी है तो एयर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। पानी के बिना हम एक दिन नहीं रह सकते तो पानी भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। This shows how living organisms depend on the non-living component of an ecosystem। ठीक है। Now just as biotic component depend on abiotic component, abiotic component also depend on biotic component। तो जिस तरीके से जो हम लोग हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स पे भी डिपेंडेंट है, उसी तरीके से जो एबायोटिक कंपोनेंट है ना ये भी हमारे ऊपर डिपेंडेंट है लिविंग थिंग्स पे। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, रूट होल्ड सॉइल in place and prevent erosion, and plant retain soil moisture and help cool the atmosphere। अब देखो जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है एयर, उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है? प्लांट से। प्लांट ही दे रहे हैं ना उसे ऑक्सीजन। जब वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। उसी तरीके से रूट्स जो कि जिंदा हैं वो प्लांट, वो जो सॉइल है उसको बांध के रखती हैं ताकि इरोजन ना हो जाए, अर्थक्वेक वगैरह ना आ जाए, है। इस तरह से वो उसकी हेल्प कर रही हैं। और प्लांट्स हैं वो सॉइल का मॉइस्चर रिटेन करते हैं क्योंकि प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो उसको बाइंड करके रखती हैं, उसका मॉइस्चर रिटेन रहता है। तो ये सब चीज़ें हेल्प कर रही हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स को भी। यू कैन आइडेंटिफाई एंड स्टडी एनी इकोसिस्टम इन योर सराउंडिंग एंड ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शन अमंग द बायोटिक एंड द एबायोटिक कंपोनेंट। While studying biotic interaction, notice how organisms depend on each other for food। तो आप कोई भी इकोसिस्टम स्टडी कर सकते हो अपने अराउंड। जैसे आपके कोई घर में गार्डन है, आप उसी का इकोसिस्टम स्टडी कर लो और देखो किस तरीके से एक दूसरे पे सब चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं। तो वो वहाँ पे आराम से रहने लगते हैं क्योंकि उनकी ज़रूरतें वहाँ पूरी हो रही हैं। ठीक है, चलो। नाउ लेट अस क्लासीफाई। ऑब्जर्व फिगर 12.1b विच इलस्ट्रेट्स अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। अभी देखते हैं हम 12.1b फिगर। स्टडी द पिक्चर केयरफुली एंड स्पॉट द ऑर्गेनिज्म लिस्टेड इन टेबल 12.4। ये देखो इस फिगर में हमको फॉरेस्ट हैबिटेट दिखाया है। आपको दिख रहा है सन जो कि एबायोटिक कंपोनेंट है, एयर है, उसके बाद आपकी सॉइल आ गई। ओके, उसके ऊपर ट्रीज उगे हुए हैं और यहाँ पे आपको अलग अलग एनिमल्स दिख रहे हैं। खरगोश दिखाई दे रहा है, ईगल दिखाई दे रही है ना, वो उधर काऊ बैठी हुई है। फिर यहाँ मशरूम्स उगे हुए हैं, गिलहरी पेड़ पर चढ़ रही है। तो ये सब क्या है? ये इकोसिस्टम है। जो रैबिट है वो भी ढूंढ रहा है कि भैया मुझे कुछ खाने को मिल जाए, कोई छोटा एनिमल। वो जो वहाँ पे फॉक्स पे है वो देख रही है कि कहीं मैं रैबिट पे अटैक करके उसे खा जाऊँ। तो इस टाइप से सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। यूजिंग द इंटरनेट और योर स्कूल लाइब्रेरी फाइंड आउट व्हाट डू दीज ऑर्गेनिज्म ईट। तो ये देखोगे ये सब ऑर्गेनिजम्स क्या खाते हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 12.4 आइडेंटिफाइंग वेदर ईच ऑर्गेनिज्म फीड ओनली ऑन प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट, ओनली ऑन एनिमल या फिर बोथ। तो आपको देखना है कि ये सब एक दूसरे पे मतलब खाली प्लांट्स खाते हैं या एनिमल्स भी खाते हैं दूसरे वाले, या दोनों खाते हैं, ओमनीवोरस हैं। तो ये सब आपको यहाँ से देखकर लिखना है। नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म जैसे डीर है तो डीर जो है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, नहीं, फोटोसिंथेसिस केवल प्लांट्स परफॉर्म करते हैं। देन फीड ऑन द प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट, हाँ वो ग्रास और लीव्स खाता है प्लांट्स की। फीड ऑन एनिमल नहीं, डीर जो होता है वो वेजिटेरियन होता है, वो बाकी चीज़ें नहीं खाता। फीड्स ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स नहीं, ओनली ऑन प्लांट्स। तो ये हो गया डीर के बारे में। हिरन है ना, हिरन जैसे बोलते हैं। चलो टेबल देखते हैं हम एक बार। हॉर्स जो होता है वो ग्रास, ग्रेन्स, हे ये सब खाता है, एनिमल वो भी नहीं खाता। वल्चर जो होता है वो प्लांट्स नहीं खाता, वो सिर्फ डेड एनिमल्स खाता है। ठीक है, वो सिर्फ एनिमल्स पे डिपेंडेंट है। बंगाल फॉक्स जो है वो आपकी फ्रूट्स और बेरीज खाती है, स्मॉल एनिमल्स इंसेक्ट्स भी खाती है। तो ये बोथ प्लांट एंड एनिमल्स पे डिपेंडेंट होती है। अब आई बर्ड।
बर्ड जो है बेटा वो प्लांट्स के ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं होती है, वो स्मॉल बर्ड्स या इंसेक्ट्स खाती है और खाली एनिमल्स पे डिपेंड होती है। देन आई आपकी स्क्विरल मतलब गिलहरी, वो नट्स सीड्स फ्रूट्स ये सब खाती है, कभी कभी इंसेक्ट्स भी खा लेती है, तो मतलब दोनों प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंडेंट है। माउस आपका ग्रेन सीड्स ये सब खाता है और इंसेक्ट्स भी खा लेता है कभी कभी उसे मिल जाए तो दोनों प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंडेंट है। मशरूम जो है आपका वो आपके कोई प्लांट्स पे डिपेंडेंट नहीं होता, इट फीड्स ऑन द डेड एंड द डीकेइंग मैटर, वहीं पर मशरूम उग जाते हैं, तो ये एनिमल्स पे भी फीड नहीं करता। सो इट इज़ अ सेप्टोट्रॉफ जो कि आपके डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स पे ही डिपेंडेंट, डिकेइंग मैटर पे ही डिपेंड करता है। फिर आपका ट्री जो है वो तो अपना खाना खुद बनाता है, एनिमल्स पे वो बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है, तो खाली प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट है वो, तो मतलब वो ऑटोट्रॉफ है, वो खुद का खाना खुद बनाता है। Now next है बेटा, how do plants get their food? As you know, plants make their own food by the process of photosynthesis. Thus they are called producers या autotrophs. ऑटो का मतलब सेल्फ, ट्रॉफ का मतलब फूड। ठीक है, तो प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं, इनको इसलिए हम इनको ऑटोट्रॉफ बोलते हैं कि वो खुद का खाना अपने आप बनाते हैं। Organisms that cannot produce their own food and depend on other organisms for their food are called consumers और heterotrophs. तो heterotrophs क्या होते हैं? हीट्रो मतलब बेटा अदर, ट्रॉफ का मतलब फूड, तो जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए उनको हम heterotrophs कहते हैं। तो जैसे हम हो गए, हम अपना खाना तो खुद नहीं बनाते ना, हम प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं। सो लिस्ट ऑफ heterotrophs इज इन टेबल 12 and 4, आगे हम पढ़ेंगे। ऑर्गेनिजम्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। अब यहाँ पे ना बेटा डेफिनेशंस कर लेना, ऑटोट्रॉफ की, हीट्रोट्रॉफ की, फिर हर्बीवोरस कार्निवोरस इनकी। हर्बीवोरस कौन से? जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोरस जो एनिमल्स खाते हैं, ओमनीवोरस जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं। सो ऑर्गेनिजम्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स सच एज डीर एंड हेयर। हेयर क्या होता है बेटा? वो भी रैबिट होता है। दोस्त दो ईट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर, जो खाली एनिमल्स खाते हैं, जैसे लेपर्ड हो गया, लायन टाइगर हो गए, ये आपके कार्निवोर एनिमल हो गए। ऑर्गेनिज्म दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोरस सच एज क्रोज फॉक्सीज एंड माइस, तो ये सब खाते हैं। अब इनके एग्जाम्पल भी आपको आने चाहिए, ठीक है ना। हु ईट्स हुम, बेटा कौन किसको खाएगा? जो ताकतवर होगा वो कमज़ोर को खाएगा, साफ सीधी सी बात है, दुनिया में भी यही वाला आपका फंडा चलता है, जो ताकतवर है वो कमज़ोर को दबाता है या कमज़ोर को खाता है। So in activity 12.5 we learn about the feeding relationships among the organism. How can we make linkages with the feeding relationship among organism in a given ecosystem? तो एक इकोसिस्टम में हम किस तरीके से इनको अरेंज कर सकते हैं। तो बेटा एक फूड चेन होती है, फूड चेन मतलब जैसे एक फूड की चेन बन गई कि कौन किस पे डिपेंडेंट है। जैसे प्लांट ने अपना खाना खुद बनाया, उसको आके एनिमल ने खा लिया, छोटी सी बकरी ने खा लिया, बकरी को खा लिया आपके लायन ने, ठीक। तो यहाँ पे लायन आ गया आपका सबसे ऊपर फूड चेन में, ठीक है। लायन को किसने नहीं खाया, तो ये फूड चेन बन गई आपकी। ऐसे ही अलग अलग टाइप की फूड चेन्स होती हैं। लेट अस लिंक एंड रिलेट। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स दैट वी कैन स्पॉट इन द ग्रासलैंड इकोसिस्टम। जैसे हमने ग्रासलैंड इकोसिस्टम ले लिया, उसमें क्या है? ग्रास है आपकी, फ्रॉग है, हेयर है, फॉक्स, ग्रास हॉपर, स्नेक एंड ईगल। तो मतलब वही छोटे मोटे एनिमल्स लिए हैं जो कि वहीं आसपास रहते हैं, कोई ऐसा बड़ा नहीं लिया, सिर्फ ग्रासलैंड वाला लिया है क्योंकि हमने इसमें। ओके, सो इन फिगर 12.8 अ रिलेशनशिप ऑफ हु ईट्स whom is shown among some of the organism. Draw the feeding relationship for the remaining organisms by adding arrows similar to those in figure 12.8. अब यहाँ देखो फिगर में आपको क्या दिया, नीचे ग्रास हॉपर दिए सबसे पहले। ग्रास हॉपर को किसने खाया? फ्रॉग ने। फ्रॉग को किसने खाया? स्नेक ने। स्नेक को किसने खाया? ईगल या हॉक ने, ठीक है। तो इन लोगों ने इस तरह से ये एक फूड चेन बन गई, ग्रासलैंड फूड सिस्टम। Now in figure 12.8 you can see the grass is eaten by the hare and the hare is eaten by the fox. ये देखो ये हमको फूड चेन दी हुई है 12.8 में। ग्रास खाई आपके हेयर ने, हेयर को खा लिया आपके लायन ने या फिर फॉक्स ने, कोई भी खा सकता है। तो ये आपके ग्रासलैंड की फूड चेन बन गई। ओके, ऐसी छोटी छोटी फूड चेन, बड़ी बड़ी फूड चेन कैसी भी बनती हैं। Now this is a representation of a food chain in a grassland ecosystem, which is another food chain that can be drawn on the organisms given in this activity. One example may be as follows. क्या? ग्रास, जो ये साइड पे पिक्चर बनी हुई है ना, ग्रास को खाया ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर को खा लिया फ्रॉग ने, देन फ्रॉग को खा लिया स्नेक ने, एंड ईगल ने खा लिया स्नेक को। तो सब ने अपनी भूख मिटा ली ऐसे फूड चेन से।
The interaction between the biotic component based on the feeding relationships can be represented in the form of linear chain. A food chain is a simple sequence showing who eats whom in an ecosystem. One such example is given in 12.9. तो हमने देख लिया फूड चेन का यहाँ पे डेफिनेशन क्या होती है. A food chain is a sequence showing who eats whom in an ecosystem. एक इकोसिस्टम में कौन किसको खाता है वो रिप्रेजेंट करती है फूड चेन. Now activity 12.7, let us draw. Figure 12.10 represents a crop field with millets, mouse and eagle. तो क्रॉप फील्ड है और इसके अंदर मिलेट्स उगे हुए हैं, एक चूहा है और ईगल भी है. काउंट द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म. मेक अ टेबल एंड सेट द नंबर इन द टेबल अगेंस्ट ईच ऑफ द ऑर्गेनिज्म. अरेंज द नंबर इन द असेंडिंग ऑर्डर. Consider that the highest number at the base and the lowest at the top. Place the mouse, millet and eagle appropriate in the figure. What figure did you get? It looks like a pyramid. Complete the pyramid in figure 12.10b. अब each organism in food chain has specific position called as trophic level, या फिर ट्रॉफ क्या मतलब होता है फूड है ना, तो ट्रॉफिक लेवल पर डिपेंड करता है. प्रोड्यूसर जैसे जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे होते हैं. अब देखो वो क्या समझाना चाह रहे हैं आपको इस पूरी कहानी से. आपने एक यहाँ पे आपको काउंट करने पड़ेंगे कितने माउस हैं और कितने आपके प्लांट्स हैं, कितने मिलेट्स हैं और कितना आपका वो है ईगल थी ना साथ में इनके. तो सबसे लोअर लेवल पे कौन सा आता है बेटा, सबसे लोअर लेवल पे आएगा जो कि अपना खाना खुद बनाता है या फिर जो सबसे कमज़ोर है. ऐसे करके लर्न करो. सबसे कमज़ोर आएगा सबसे नीचे, उसके ऊपर वो आएगा जो उसे खाता है और सबसे टॉप पे वो आएगा जो सबको खाता है, जो सबका राजा है. तो इस तरीके से ये ट्राइंगल फॉर्म में देखो पिरामिड बन गया. तो सबके नीचे क्या आएगा, मिलेट्स. वो प्लांट्स हैं वो खुद अपना खाना बना रहे हैं, तो वो मिलेट्स कौन खा रहा है, वो ग्रेन्स कौन खा रहा है, आपका चूहा खा रहा है. ठीक है. और चूहे जो है उससे कम होंगे और जो सबसे टॉप पे राजा है हमारा यहाँ पे हॉक या ईगल, ठीक है, वो एक या दो ही होंगे और वो इन सब चूहों को निपटा रहे होंगे. तो ये फूड चेन बनती है. ट्रॉफिक लेवल पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे उनकी पोजीशन सेट होगी. तो जो प्रोड्यूसर्स हैं जो खाना खुद बनाते हैं जैसे प्लांट्स, वो सबसे लोअर ट्रॉफिक लेवल पे आएंगे, है ना, सबसे नीचे फूड चेन में वहीं आएंगे. फिर हर्बीवोर्स जैसे हेयर, डीर, दे आर द सेकेंड लेवल पे आएंगे. सेकेंड लेवल पे कौन आएंगे, जो हर्बीवोर्स है जो उन प्लांट्स को खाते हैं. फिर जो छोटे मोटे कार्निवोर एनिमल्स हैं वो उसके ऊपर आ जाएंगे, जैसे फ्रॉग आ गया, वो थर्ड लेवल पे आ जाएंगे. और फिर जो सबसे बड़े कार्निवोर्स हैं, लार्ज एकदम, टाइगर, वल्चर जैसे बड़े बड़े, तो वो सबसे नेक्स्ट लेवल पे आएंगे, टॉप पे कह लो, टॉप ऑफ द फूड चेन पे आएंगे, टॉप ऑफ द पिरामिड आएंगे. जो पिरामिड या ट्राइंगल बना है इसके टॉप पे आ जाएंगे. तो बेस पे कौन रहेगा, सबसे कमज़ोर. टॉप पे कौन रहेगा, जो सबसे ताकतवर है. इस तरीके से फूड चेन आपकी चलती है. ना एक्टिविटी 12.8, लेट अस ट्रेस एंड लिंक. लुक एट द फिगर 12.11. लुक एट द फिगर एंड पुट मोर एरोज ऑफ द मिसिंग रिलेशनशिप ऑफ हु ईट्स हुम. तो जो एरोज नहीं है वो हम लगाएंगे अभी. How many other organisms might be connected to one organism through the feeding relationship in an ecosystem. तो बहुत सारे हम ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि एक बड़ी फूड चेन है तो उसके अंदर कई छोटी छोटी फूड चेन्स होती हैं. ठीक है, तो वो सब आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं. तो देखो यहाँ पे आपको एक फूड वेब दिया हुआ है. फूड वेब क्या होता है बेटा, जिसके अंदर बहुत सारी फूड चेन्स होती हैं. मतलब ऐसा तो है नहीं कि कोई कहेगा कि ग्रास खाली काऊ खाएगी, गोट नहीं खाएगी. गोट भी खाएगी ना, काऊ भी खाएगी. अब गोट को कोई और भी खाएगा, जिसके हाथ में आ गई वो शेर खा जाएगा गोट को, काऊ को भी शेर खा सकता है. तो ये सब अलग अलग फूड चेन्स भी होती हैं छोटी छोटी, और ये सब बड़ी छोटी छोटी फूड चेन मिला के आपस में बड़ा सा फूड वेब बना लेती हैं. अब यहाँ पे देखो आपकी ग्रास है, ग्रास को खाया चूहे ने, चूहे को खाया फॉक्स ने. अब ये चूहे को आउल भी खा सकता है ना. अब आउल को किसने खाया, आउल अपना अभी टॉप ऑफ द फूड चेन पे आ गया, इसे किसी ने नहीं खाया. फिर आपकी ग्रास को और किसने खाया, आपका जो रैबिट है, रैबिट ने भी ग्रास खाई. फिर रैबिट को खा लिया हॉक ने, रैबिट को फॉक्स भी खा सकती है ना. इसी तरीके से अब ग्रास हॉपर है, ग्रास हॉपर ने ग्रास खाई, ग्रास हॉपर जो है उसको फ्रॉग ने खा लिया, फ्रॉग को आउल ने खा लिया. इस तरीके से फूड चेन बनती रहती हैं. आउल को खा लिया स्नेक ने, फिर ग्रास हॉपर जो है उसको बर्ड ने भी खा लिया, बर्ड को स्नेक भी खा सकता है, बर्ड को आपकी ईगल भी खा सकती है. तो ये सारी की सारी फूड चेन आपस में मिल जाती हैं. लुक एट द फिगर 12.11 एंड ऑब्जर्व द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट फूड चेन इन एन इकोसिस्टम. आर दीज फूड चेन्स इंटरलिंक्ड. हाँ बिल्कुल आपस में लिंक्ड है ये फूड चेन्स.
ईच ऑफ द ऑर्गेनिज्म में बी ईटन बाय 2 और मोर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही बात है। फ्रॉग को आपका फॉक्स भी खा सकती है, हॉक भी खा सकता है, स्नेक भी खा सकता है, आउल भी खा सकता है, कोई भी खा सकता है। तो सब आपस में इंटरलिंक्ड है। Thus, in an ecosystem, the food chains are interlinked with each other to form a network which is called as food web। तो यहाँ पे food web की definition आ गई, ज़रूर कर लेना। When different in an ecosystem, the food chains are interlinked and they form a network which is called as food web। तो ये आपकी food web की definition है। You know that living organisms grow, perform many functions, develop and die. During their life cycle, organism produce lot of waste, including dead matter। अब आपको पता है हम लिविंग बींग्स हैं, हम बड़े हो रहे हैं, हमारे साथ वेस्ट मटेरियल भी आ रहा है। अब वो वेस्ट मटेरियल जाता कहाँ है? वो जो डीके मटेरियल हो गया है वो कहाँ से साफ़ होता है? आपने तो बस जाके अपना वेस्ट मटेरियल निकाल दिया, आपने अपना कचरा बाहर फेंक दिया, वो कचरा फिर कहाँ जाता है? तो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस लॉट ऑफ वेस्ट इंक्लूडिंग डेड मैटर एंड फूड वेस्ट। तो डेड मैटर भी है, फूड वेस्ट भी होता है। तो इन सब का क्या होता है वो पढ़ेंगे अब हम। व्हाट हैपन्स टू द वेस्ट इन द नेचर? ये देखो यहाँ पे 12.12 फिगर देख लो पहले। मशरूम ग्रोइंग ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर। आपको पता है ना मशरूम कहाँ, जो डेड और डीके मैटर होता है वहीं पे मशरूम उगाती है। You may have seen small umbrella-like structures, mushroom, growing on dead plants or trees during the rainy season। रेनी सीजन में ज़्यादा हो जाता है क्योंकि इनको मॉइस्ट या डैम्प जगहें पे ही उगते हैं ये। These are the type of fungi that grow on dead matter। Microorganisms like fungi and bacteria, they break down complex substances in dead plants and animals into simpler one। तो ये जो है, जो डेड प्लांट्स हैं, एनिमल वेस्ट है या कोई भी वेस्ट मटेरियल है, उसके ऊपर ये लोग उसको डिकम्पोज करते रहते हैं, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपलर फॉर्म में बनाते हैं और ये वहीं पर उग जाते हैं मशरूम्स। दिस प्रोसेस रिटर्न इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो है सॉइल में वापस चले जाते हैं। You can also find tiny insects such as beetles and flies on the animal droppings like elephant dung as they help break down and recycle the nutrients back into the environment। अच्छा, इनका फ़ायदा क्या होता है? अब जब ये डिकम्पोज करते हैं, उस चीज़ को सिंपलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं, तो ये जो मटेरियल होता है ना, दोबारा से सॉइल में जाके मिल जाता है और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है और सॉइल को एनरिच करता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड decomposition and the organisms carrying out the process are called decomposers और सेप्टोट्रॉफ्स। ठीक है, तो यहाँ सेप्रो का मतलब होता है रॉटन, ट्रॉफ का मतलब आपको पता ही है फूड। तो जो रॉटन गंदे कचरे वाले फूड के ऊपर एक्ट करता है और उसको डिकम्पोज करके उसको ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करता है और फिर वो वापस सॉइल के अंदर उसकी फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए चली जाती हैं चीज़ें, उस प्रोसेस को हम डिकम्पोजिशन कहते हैं। और वो ऑर्गेनिजम्स जो ये प्रोसेस को करते हैं उन्हें हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। ठीक है, या सेप्टोट्रॉफ्स भी कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, लर्न कर लेना। Plant grow in soil and many of the nutrients in the soil come from decomposition process। अब आप हर जगह फर्टिलाइजर या खाद तो ऐड कर नहीं सकते, तो ये डिकम्पोजिशन प्रोसेस से जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो खाद की तरह काम करता है। Thus decomposers play an important role in the recycling nutrients। In nature nothing is wasted, everything is reused। Does nature really waste anything? तो देखो नेचर में कोई भी चीज़ ना वेस्ट नहीं होती। वाटर साइकिल अपनी चल रही है, पानी आता जा रहा है, इस तरीके से सॉइल की फर्टिलिटी अपने आप इंक्रीज हो रही है। जो चीज़ें मर रही हैं वो डिकम्पोज हो रही हैं, दोबारा सॉइल में जा रही हैं, फर्टिलिटी इंक्रीज हो रही है और प्लांट्स उग रहे हैं। तो इस तरीके से नेचर कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करती, तो हमें भी कोई चीज़ वेस्ट नहीं करनी चाहिए। एवर हर्ड ऑफ इंडिया इज़ अ कंट्री विद डाइवर्स हैबिटेट एंड सीजन। तो इंडिया में तो बहुत डाइवर्सिटी है, अलग अलग सीजन आते हैं, अलग अलग हैबिटेट्स हैं, अलग अलग कंडीशंस हैं हर जगह की। मैनी माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई थाउजेंड ऑफ माइल्स एंड रीच डिफरेंट हैबिटेट्स इन इंडिया। तो जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं कौन सी बेटा, जो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, अगर मौसम चेंज हो जाता है तो वो दूसरी जगह चली जाती हैं क्योंकि वहाँ पे उनका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होता। दे माइग्रेट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू अवॉइड हार्श क्लाइमेट एंड इन सर्च ऑफ द फूड। तो खाना और क्लाइमेट अच्छा मिल जाए वहाँ चली जाती हैं। Birds not only enhance the aesthetic of those habitats but also play significant role in keeping the balance in an ecosystem as pollinators और seed dispersers along the path they migrate। अब bird जो होती हैं वो एक बैलेंस बना के रखती हैं इकोसिस्टम में। कैसे? क्योंकि वो पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं। उनके पैरों से वो जो सीड्स वगैरह होते हैं, फ्रूट्स वगैरह जो वो खाती हैं, तो उनके पैरों में सीड्स चिपक जाते हैं, या जो वो खाती हैं तो वो इधर उधर ड्रॉप करती हुई जाती हैं सीड्स को। तो उस तरीके से प्लांट्स और उगते रहते हैं अलग अलग जगह पे। नाउ
दिस वे दे लिंक टू हैबिटेट्स, इस तरीके से वो दो हैबिटेट्स को आपस में मिला देती हैं. दीज बर्ड्स आर प्रीडेटर्स ऑफ इंसेक्ट पेस्ट and help the farmers to control pest populations and indirectly help in healthy crop growth. अब देखो बर्ड जो होती हैं प्रीडेटर, प्रीडेटर कौन होता है बेटा, जो दूसरे को मार देता है. किसकी? इंसेक्ट्स को मार देते हैं ये. पेस्ट वगैरह जो वहाँ होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स हो गए, चूहे वगैरह हो गए, इनको पकड़ के ये लोग खा के मार देते हैं. तो इससे प्लांट की उसकी फार्मर की हेल्प हो गई ना, उसकी क्रॉप्स बच गई. अदरवाइज ये सब क्या करेंगे, इंसेक्ट्स पेस्ट ये सब क्रॉप्स को खा जाएंगे और उसको नुकसान पहुँचाएंगे. तो इनडायरेक्टली ये हेल्प करती हैं. Then migratory birds, Demoiselle crane, visit the water body of खिचान विलेज इन जोधपुर डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स. तो वहाँ पे जाती है माइग्रेटरी बर्ड हमारी. डू यू नो विच बर्ड्स इन योर एरिया आर सीन ओनली ड्यूरिंग द विंटर. तो कभी आपने गौर किया कि विंटर सीजन में कोई स्पेशल टाइप की बर्ड आपके यहाँ पे आई हो. तो कलेक्ट द पोस्टल स्टैम्प एंड कवर द ऑफ माइग्रेटरी बर्ड रिलीज बाय द इंडियन पोस्टल गवर्नमेंट एंड कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्लेस ऑफ अरीजन एंड रीजन्स फॉर द माइग्रेशन टू डिफरेंट लोकेलिटीज इन इंडिया एंड मोर. तो अब आप ऐसा करो, पोस्ट कार्ड्स वगैरह पे गवर्नमेंट ने ये बर्ड्स को वो किया है पिक्चराइज. तो आप उसके वो वाले पोस्ट कार्ड इकट्ठे करो जहाँ पे बर्ड्स की फ़ोटो बनी हुई है. शोकेस द पोस्टल स्टैम्प इन योर साइंस लेबोरेटरी या स्कूल लाइब्रेरी टू पॉपुलराइज द माइग्रेटरी बर्ड्स. तो अगर आप ऐसे पोस्ट कार्ड्स अपने स्कूल में लेके जाएंगे और वहाँ दिखाएंगे तो इनसे माइग्रेटरी बर्ड्स की पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी, वो भी पॉपुलर हो जाएंगी. शो केस द पोस्टल स्टैम्प, ही तो हो गया ना. टू द साइंस स्कूल लाइब्रेरी या फिर पॉपुलराइज द माइग्रेटरी बर्ड्स. ये सब आपकी माइग्रेटरी बर्ड्स हैं. ये देखो पोस्टल कार्ड्स दिए हुए, ये अलग अलग टाइप की बर्ड्स बनी हुई हैं आपकी. ठीक है, तो इनके बारे में पता करो और मुझे भी बताना, मुझे भी नहीं पता है कौन सी बर्ड्स हैं. हाउ डज वन चेंज लीड टू अनदर. तो एक चेंज दूसरे चेंज में कैसे क्या अलग लाता है. Look at the figure 12.13. It shows how one small change can lead to many others. For example, many plants in a pond start dying because of pollution. With fewer plants, less oxygen will be produced in water, which will lead to drop in the fish population in the water body. Reduction in the fish population will have cascading effect and there will be less number of consumers in the pond. As a result, insects will increase in number. These insects will spread to the nearby farms. This is how farmers will be compelled to use pesticides to grow their crops, which may again adversely affect the environment. Further consequences may emerge in the form of other environmental issues. सो व्हाट हैपन व्हेन वी इंटरवेन इन नेचर. तो अब आपको उन्होंने एक छोटी सी फूड चेन से समझा दिया कि किस तरीके से अगर एक भी चीज़ में डिस्टर्बेंस आ जाए तो बाकी चीज़ों को भी इफेक्ट करती है. देखो मान लो पॉल्यूशन हुआ, पॉल्यूशन की वजह से क्या हुआ, जो पॉन्ड के प्लांट्स थे वो मर गए. अब वो मर गए तो वहाँ पे ऑक्सीजन कम प्रोड्यूस होएगी, तो वहाँ उसकी वजह से फिशेस को इफेक्ट पड़ेगा और फिशेस मर जाएंगी. अब आपको पता है जो ड्रैगन फ्लाइज या इंसेक्ट्स होती हैं वो अपने अंडे जो हैं वो पानी में देती हैं. वही अंडे फटाफट से लावे जो होते हैं वो फिश खा लेती है. अब जब फिश कम होंगी तो वो लावे नहीं खा पाएंगी, तो वो लावे जो हैं वो फ्लाइज इंसेक्ट्स बन के बाहर उड़ जाएंगे. बाहर जाएंगे तो वो क्रॉप्स को डैमेज करेंगे, फार्मर की क्रॉप्स को डैमेज करेंगे तो फार्मर को पेस्टिसाइड यूज़ करना पड़ेगा. वो ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ करेगा फिर से वो इन्वायरमेंट को आके हमको परेशानी देगा, हमारे को भी हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाएगी. तो इस तरीके से एक चीज़ के डिस्टर्ब होने से पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो गई, आपने देखा. तो इसीलिए नेचर ने बेटा एक बैलेंस बना रखा है, तो हमें उसे ख़राब नहीं करना चाहिए, उस इकोसिस्टम को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए. नाउ एक्टिविटी 12.9, लेट अस रीड. In the 1980s, India was a significant exporter of frog legs, especially of the Indian bullfrog. अच्छा जी. This is large-scale harvesting. Harvesting led to decline in the frog population. Since frog eat insects, their reduced number resulted in rise in agricultural pests. तो बीच में क्या हुआ था, इंडिया जो है वो फ्रॉग लेग्स का एक्सपोर्टर था. जो बुल फ्रॉग होता है हमारे यहाँ का, उसकी लेग्स एक्सपोर्ट करता था. उस चक्कर में क्या हुआ, सारे फ्रॉग्स कम हो गए. फ्रॉग्स कम हो गए तो वो इंसेक्ट्स खाते थे, इंसेक्ट्स ज़्यादा बढ़ गए, तो एग्रीकल्चर में आपके फार्मर को पेस्ट कंट्रोल ज़्यादा करना पड़ गया क्योंकि इंसेक्ट बहुत ज़्यादा हो गए थे. This forced the farmers to use more synthetic pesticides, which harmed the environment, soil and water quality and affected the overall environmental and human health. उसकी वजह से environment को भी नुकसान पहुंचा और पूरी हम human beings की health को भी नुकसान पहुंचा. The government of India banned the export of frog leg to prevent further ecological damage. तो गवर्नमेंट को समझ में आ गया ये सब इसकी वजह से हो रहा है क्योंकि फ्रॉग एक्सपोर्ट किया जा रहा है, तो फ्रॉग के एक्सपोर्ट को तुरंत रोक दिया गया. An ecosystem stay in balance when interaction among organisms and the environment keep population and resources stable.
तो हमारा इकोसिस्टम तभी बैलेंस में रहेगा जब आपके ऑर्गेनिजम्स, उनकी पॉपुलेशन एक स्टेबल उसमें रहेंगी. दिस बैलेंस इज डायनेमिक, नॉट फिक्स्ड एंड कैन बी डिस्टर्ब्ड बाय द नेचुरल और ह्यूमन मेड चेंजेस. तो ये बैलेंस जो होता है डायनेमिक होता है, मतलब ये फिक्स नहीं है कि इतना ही रहेगा, 10 फ्रॉग है तो 10 ही पैदा होंगे, नहीं, ये वैसे भी चेंज होता रहता है. और दूसरा नेचुरल या फिर ह्यूमन मेड चेंजेस से भी हो जाता है. अगर हमने बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट कट कर दिए तो उसकी वजह से वाइल्ड लाइफ इकोसिस्टम बिल्कुल ख़राब हो जाता है. बर्ड्स, इंसेक्ट्स, आपके जो एनिमल्स हैं, इनका घर टूट जाता है, फिर ये कहाँ जाएंगे. तो इस तरीके से ह्यूमन की वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. ना हाउ डू इंटरेक्शन मेंटेन बैलेंस इन द इकोसिस्टम. तो इंटरेक्शन किस तरीके से बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं इकोसिस्टम में. Besides the feeding relationship, organism also compete for common resources like food, water, physical space और sunlight. तो खाली फीडिंग रिलेशनशिप की वजह से नहीं, ऑर्गेनिज्म जो है वो आपस में compete भी करते हैं ना बेटा, कॉमन रिसोर्सेज के लिए, जैसे फूड, वाटर, स्पेस, सनलाइट, ये सब चीज़ों को सब लोगों को चाहिए. तो इसके लिए वो आपस में compete करते हैं, competition करते हैं. This competition helps दिस कॉम्पिटिशन हेल्प कंट्रोल द पॉपुलेशन साइज एंड कीप द इकोसिस्टम बैलेंस. तो इस कॉम्पिटिशन की वजह से ही पॉपुलेशन कंट्रोल में रहती है और इकोसिस्टम बैलेंस में रहता है. दिस कॉम्पिटिशन हेल्प्स कंट्रोल द पॉपुलेशन साइज एंड कीप द इकोसिस्टम बैलेंस. तो ये जो कॉम्पिटिशन रहता है उनके बीच में, तो उसकी वजह से क्या होती है, पॉपुलेशन कंट्रोल में रहती है. भाई जो थोड़ा ताकतवर होगा वो ले लेगा चीज़ को और जिंदा रहेगा, जो नहीं होगा वो मर जाएगा. तो इस तरीके से बैलेंस मेंटेन करना भी पॉपुलेशन का ज़रूरी है. ठीक है ना. विदाउट इट वन स्पीशीज कुड मल्टीप्लाई टू मच कॉजिंग एन इम्बैलेंस इन द इकोसिस्टम. अदरवाइज क्या होगा, अगर कोई बड़ा जानवर छोटे जानवर को नहीं खाएगा तो उस छोटे जानवर की जो तादाद होगी, जो पॉपुलेशन होगी, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी. फिर जिस चीज़ को वो छोटे जानवर को चाहिए वो चीज़ें ख़त्म होने लगेंगी. तो इस तरीके से एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा. There are other type of relationships too. Based on an example given in figure 12.16, what do you observe? तो अभी हम पहले फिगर देखते हैं, फिर देखेंगे क्या हमने ऑब्जर्व किया. तो देखो जो फिगर 12.16 आपकी, इसमें आपको 3 टाइप के इंटरेक्शन दिखाए इन्होंने. बेटा पहला इंटरेक्शन जो है वो म्यूचुअलिज्म का है, दूसरा कॉमनलिज्म का है, तीसरा पैरासिटिज्म का है. पहले मैं तीनों आपको समझा देती हूँ. म्यूचुअलिज्म मतलब जिसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है दोनों में और दोनों ही एक दूसरे का फ़ायदा करा रहे हैं. ठीक है, तो दोनों के इंटरेक्शन से फ़ायदा हो रहा है. जैसे फ्लावर्स जो है पॉलिनेट हो जाते हैं, बी उनके ऊपर आती है नेक्टर पीने के लिए और वो अपनी जब इधर उधर उड़ के जाती है तो पॉलिनेशन हो जाता है, वो इधर उधर सीड्स भेज देती है जिससे कि पॉलिनेशन होता है, न्यू फ्लावर्स आते हैं, न्यू फ्रूट्स आते हैं. फिर क्योंकि न्यू फ्रूट्स आ रहे हैं तो बीज को भी नेक्टर मिल रहा है पीने के लिए, तो बीज का भी काम चल रहा है, फ्लावर का भी चल रहा है. दूसरा आया आपका कॉमनलिज्म. कॉमनलिज्म में क्या होता है बेटा, एक ऑर्गेनिज्म को तो फ़ायदा हो रहा होता है लेकिन दूसरे को कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा होता. ठीक है, तो इसमें जैसे ऑर्किड जो है, ऑर्किड जो आपके फ्लावर्स हैं ऑर्किड, उसको आपका न्यूट्रिशन मिल रहा है ट्री की ब्रांच से, लेकिन ट्री की ब्रांच को उससे कुछ नहीं मिल रहा है तो वो अनअफेक्टेड है. तो ऐसे वाले रिलेशनशिप को कहते हैं कॉमनलिज्म. तीसरा आपका है पैरासिटिज्म. इसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म को तो फ़ायदा हो रहा है लेकिन दूसरे को नुकसान हो रहा है. अगर दूसरे को नुकसान हो रहा है तो हम कहते हैं ना, ये तो पैरासाइट की तरह हमारे साथ आकर चिपक गया, हमारा नुकसान करा रहा है. तो जैसे डॉग है, इसको स्किन इरिटेशन हो रही है क्योंकि जो टिक है ये इसके ब्लड चूसती है ना. कीड़े हो जाते हैं ना डॉग्स में, तो वो जो टिक है, जो कीड़ा है, वो जो है डॉग का ब्लड चूसती है. अब क्योंकि उसको तो फ़ायदा हो रहा है, उसको अपना ब्लड मिल रहा है, खाना मिल रहा है, उसका पेट भर रहा है कीड़े का, लेकिन डॉग को नुकसान हो रहा है और उसका ब्लड जा रहा है. तो ये हो गया पैरासिटिज्म वाला रिलेशनशिप. तो ये तीनों टाइप के रिलेशनशिप जो है हमारी कॉम्प्लेक्स फूड वेब के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर प्रेजेंट हैं. तो म्यूचुअलिज्म हो गया, बोथ ऑर्गेनिज्म बेनिफिट, फॉर एग्जाम्पल हनी बी एंड फ्लावर. सेकेंड कॉमनलिज्म, that is one organism benefit while the other is not affected, example orchid on the trees. And parasitism, one organism benefits while the other is harmed, for example ticks on the dog's body. Now be a scientist. साइंटिस्ट कैसे बनेंगे भाई. असर जवाहर थॉमस जॉनसिंग, A.T. जॉनसिंग भी कहते हैं, वॉज फेमस इंडियन वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हु हेल्प अस अंडरस्टैंड द फॉरेस्ट इकोसिस्टम थ्रू द आइज ऑफ एनिमल्स. तो एनिमल्स किस तरीके से इस इकोसिस्टम को देखते हैं वो उन्होंने समझाया इस साइंटिस्ट ने. He was a pioneer in studying wildlife through modern tracking system. His research showed how predators like tiger and leopards rely on prey, such as deer and wild boar. While he was working on बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका. तो जब वो नेशनल पार्क में काम कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि किस तरीके से टाइगर और लेपर्ड जो है अपने फूड के लिए डीर और ये बियर्स वगैरह पे डिपेंडेंट रहते हैं. He proved that a healthy prey
पॉपुलेशन इज की टू प्रीडेटर सर्वाइवल। अब अगर वो जो प्रेज है, प्रे मतलब जिसको मार के खाया जा रहा है, प्रीडेटर का मतलब जो मार रहा है। तो यहाँ प्रीडेटर कौन है? आपका टाइगर या लायन, और प्रे कौन है? आपका डीर या फिर बोर। तो अगर डीर या बोर जो है वो हेल्दी होंगे तभी तो वो प्रीडेटर का भी फायदा है ना, अदरवाइज तो वो उन्हें खा के और बीमार पड़ जाएगा। ही इंस्पायर्ड मैनी यंगस्टर्स टू स्टडी वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो उन्होंने बहुत सारे यंगस्टर्स को बोला भी कि भाई तुम भी वाइल्ड लाइफ की स्टडी करो और ट्राई करो प्रोटेक्ट करने का, जो हमारी स्पीसीज खत्म होती जा रही हैं। नाउ वी विल लर्न व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के क्या फ़ायदे हैं? We have learned that biotic component and abiotic component of an ecosystem depend on each other and support various life processes, है ना। बायोटिक और एबायोटिक, लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट जो है एक दूसरे के साथ मिलकर सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, और हमारा काम चल रहा है इकोसिस्टम का। ह्यूमन ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम इकोसिस्टम। ह्यूमन बींग्स को भी बहुत फ़ायदा हो रहा है इकोसिस्टम से। फॉर एग्जाम्पल, फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्रेश एयर, फर्टाइल सॉइल, फूड, फाइबर, टिम्बर एंड मेडिसिन। सिमिलरली एक्वेटिक इकोसिस्टम प्रोवाइड वाटर एंड फूड। एक्वेटिक से भी ह्यूमन बींग को फ़ायदा है। कैसे? हमको फ़िश मिलती है खाने के लिए वहाँ से, है ना, फ़िश फूड मिलता है, सी फूड मिलता है। और बाकी अब फॉरेस्ट से तो हमको फ्रेश एयर मिलती ही है, सॉइल फर्टाइल मिलती है, वहाँ से मेडिसिन वगैरह कितनी सारी जड़ी बूटियाँ होती हैं, हर चीज़ मिलती है हमें। इकोसिस्टम ऑल्सो ऑफर एस्थेटिक एंड रिक्रिएशनल वैल्यू। अब इकोसिस्टम्स में हम देखा है आपने, लोग सफारी पे जाते हैं, बॉनफायर पे जाते हैं जंगल्स में, तो उनका रिक्रिएशन भी होता है वहाँ पे। दिस बेनिफिट एंड सपोर्ट आर वेल बींग एंड शो हाउ क्लोजली नेचर एंड ह्यूमन्स आर कनेक्टेड। तो इससे पता चलता है कि कितना गहरा रिश्ता है नेचर का और ह्यूमन बींग्स का। हाउएवर, when we overuse or misuse natural resources, we disturb the balance in nature. अब अगर हम overuse करेंगे या misuse करेंगे natural resources का, तो ecosystem disturb हो जाएगा, balance खत्म हो जाएगा। Now let us look at real life example of the threatened ecosystem, the Sundarbans. तो बच्चों, जो सुंदरबन है ना, वो लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है आपके इंडिया के। तो जहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर मीट होती हैं, वहाँ पर ये सुंदरबन का जो है जंगल है। लेकिन आजकल क्या कर रहे हैं, थ्रेट क्यों है ये? थ्रेट इसलिए है क्योंकि जो लोग हैं वो मैंग्रोव ट्रीज़ को काट रहे हैं फ्यूल वुड के लिए, उसका फ्यूल बनाने के लिए, जिसकी वजह से पॉल्यूशन भी क्रिएट हो रहा है। अब जो सुंदरबन आपके फॉरेस्ट हैं वो हमारी बहुत हेल्प करते हैं। अगर कभी फ्लड वगैरह आ जाए या ऐसी कोई चीज़ आ जाए, तो ये यहाँ पे इतने सारे ट्रीज़ हैं तो ये उस फ्लड को रोकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, लेकिन लोग इसको काट रहे हैं और इसलिए ये थ्रेट है। उसकी वजह से सारा इकोसिस्टम जो है वो गड़बड़ा रहा है। तो इसको रीड करते हैं एक बार। द सुंदरबन हैव द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, लोकेटेड वेयर द गैंजेस एंड ब्रह्मपुत्र रिवर मीट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो जहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती हैं वहाँ पर ये मैंग्रोव फॉरेस्ट है। द सुंदरबन फॉरेस्ट एंड द रिवर्स आर होम टू वेरियस फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा क्या होता है बेटा? वहाँ की प्लांट्स वेजिटेशन, और फोना क्या होता है? वहाँ के एनिमल्स। तो यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स हैं। मैनी ऑफ विच आर एंडेंजर्ड। कुछ तो वहाँ के एकदम एंडेंजर्ड है, मतलब एकदम ख़त्म होने वाली स्पीशीज जो होती हैं वो। द सुंदरबंस प्रोटेक्ट अस बाय स्लोइंग डाउन द स्ट्रॉन्ग विंड एंड वेव्स ड्यूरिंग द स्टॉर्म एंड द फ्लड। जब स्टॉर्म या तूफान या फ्लड आते हैं तो यहाँ पे इतने घने फॉरेस्ट हैं, ये उसके बहाव को कम कर देते हैं। द ट्रीज ऑल्सो एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड रिलीज ऑक्सीजन। तो जो ट्रीज हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। बिकॉज ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस, द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो यूनेस्को जिसको हम बोलते हैं, डिक्लेयर द सुंदरबंस वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1987। तो क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर कर दिया है। हाउएवर, द सुंदरबंस आर अंडर सीरियस थ्रेट। लेकिन आजकल सुंदरबन जो है वो सीरियस थ्रेट में है। मैंग्रोव ट्रीज आर बीइंग कट ऑफ फॉर फ्यूल वुड। मैंग्रोव ट्रीज को काटा जा रहा है फॉर फ्यूल वुड एंड फार्मिंग। इलीगल हंटिंग एंड ओवर यूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज आर अ थ्रेट टू द वाइल्ड लाइफ लिविंग देयर। अब क्योंकि वहाँ पे इलीगल हंटिंग भी चालू है, लोग हंट कर रहे हैं एनिमल्स को, तो और फॉरेस्ट को कट करे जा रहे हैं, तो इसकी वजह से थ्रेट हो गई है वाइल्ड लाइफ जो वहाँ पे रह रही है। Pollution from industrial waste and untreated sewage in the rivers are also damaging the water and the habitat. अब वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी हैं उसके अगल बगल, जहाँ से गंदा सा केमिकल वाला पानी आता है, उसकी वजह से भी यहाँ पे बहुत बड़ी थ्रेट है। यहाँ के हैबिटेट जो है वो पोल्यूट हो रहे हैं और एनिमल्स, फिशेस वगैरह मर रहे हैं। द ह्यूमन एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब द नेचुरल वे इकोसिस्टम वर्क। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इकोसिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो गया है। सिमिलरली अदर इकोसिस्टम अक्रॉस इंडिया आर ऑल्सो अंडर थ्रेट। इसी तरीके से जो बाकी इकोसिस्टम है इंडिया में वो भी थ्रेट में है।
वो भी मतलब बहुत गलत हो रहा है वहाँ पे। प्रॉब्लम लाइक डिफॉरेस्टेशन, ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, द स्प्रेड ऑफ इन्वेजिव स्पीसीज, अनसस्टेनेबल लैंड यूज एंड पोल्यूशन आर डैमेजिंग फॉरेस्ट, रिवर्स, स्क्रबलैंड्स, वेटलैंड्स, ग्रासलैंड्स एंड कोस्टल एरियाज। तो लगातार क्योंकि पेड़ कटते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा इन्वेजिव चीज़ें हो रही हैं, उसकी वजह से रिवर्स, ग्रासलैंड्स, कोस्टल एरिया सब डैमेज हो रहे हैं। हाउ कैन वी स्टॉप डैमेजिंग फॉरेस्ट, रिवर्स एंड वेटलैंड्स? किस तरीके से हम इन्हें डैमेज करने से रोक सकते हैं? थिंक अबाउट वॉट एक्शंस यू एंड योर कम्युनिटी कैन टेक टू प्रोटेक्ट दीज इंपॉर्टेंट प्लेसेस। तो आपको भी इस बारे में सोचना है कि आप किस तरीके से इस चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इनका बचाव कर सकते हैं। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो कोई आइडियाज़। अब पढ़ते हैं आर साइंटिफिक हेरिटेज। Protected areas are parts of land or water set aside to conserve wildlife and their habitats. India has many protected areas like national parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves and community कंजर्व एरियाज। मतलब प्रोटेक्टेड एरियाज क्या होता है बेटा, जहाँ पे गवर्नमेंट या फिर कुछ कम्युनिटी के लोग कहते हैं कि ये वाले एरिया में कोई भी एनिमल्स को हंट नहीं करेगा, कोई भी प्लांट्स को नुकसान नहीं पहुँचाएगा, तो वो चीज़ें होती है प्रोटेक्टेड एरियाज। These places help protect the entire habitat including endangered animals, birds and many rare plants. तो इस तरीके से हम अपनी endangered species को protect कर सकते हैं। फेमस एग्जाम्पल इंक्लूड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, मानस नेशनल पार्क असम में, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व वेस्टर्न घाट्स में, चिल्का लेक जो है उड़ीसा में है, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, हेमिस नेशनल पार्क जो है लेह में है, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में है, पिरोटन आइलैंड मरीन नेशनल पार्क गुजरात में है। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर है। प्रोटेक्टेड एरियाज प्ले अ बिग रोल इन सेविंग नेचर फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो अगर इस तरीके से प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं तो हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए एंडेंजर्ड स्पीसीज़ को बचा सकते हैं, ताकि उन्हें भी देखने का मौका इन सब चीज़ों को मिल जाए। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन मेड इकोसिस्टम क्या होता है। Human have created artificial ecosystem like fish pond, farms and parks to meet their needs. तो हमने आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बनाए हैं, कुछ पॉन्ड्स बना दिए आर्टिफिशियली, फार्म्स बनाए हैं, पार्क बनाए हैं। When well designed, these can help reduce the pollution, support biodiversity and provide recreational spaces for the people. जब ये पूरे वेल डिज़ाइन करके बनाए जाते हैं तो ये ये हेल्प करते हैं पॉल्यूशन कम करने में, आपकी बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट करते हैं, आपके यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स आप रख सकते हैं, और रिक्रिएशनल मतलब लोग यहाँ पर अपनी छुट्टियों का आनंद लेने आ सकते हैं। अनलाइक नेचुरल इकोसिस्टम दीज नीड ह्यूमन केयर एंड मैनेजमेंट। अब इनको ह्यूमन केयर और मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि आर्टिफिशियली क्रिएट किए गए हैं। कैन यू नेम एनी ह्यूमन मेड इकोसिस्टम इन योर एरिया? तब आप अपने एरिया में चेक करो कोई पार्क गार्डन ऐसा कोई है जो ह्यूमन्स ने बनाया हो। अब हम पढ़ेंगे हाउ डू हेल्दी इकोसिस्टम सर्व आवर फार्म्स। एक हेल्दी इकोसिस्टम हमारे फार्म्स को कैसे हेल्प करता है। फार्मिंग अ मेजर लाइवलीहुड इन इंडिया कैन बिकम अनसस्टेनेबल इफ नॉट मैनेज्ड वेल बाय अप्लाइंग एनवायरमेंट फ्रेंडली फार्मिंग प्रैक्टिसेस। तो वो कह रहे हैं फार्मिंग जो है इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ना, लेकिन अगर हमने यहाँ पे ठीक से प्रैक्टिसेस नहीं करी, ठीक से चीज़ें नहीं करी, तो हमको प्रॉब्लम हो सकती है। ह्यूमन हैव बिन प्रैक्टिसिंग फार्मिंग फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू ग्रो फूड। खाना उगाने के लिए हम फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं। एज द पॉपुलेशन ग्रीव आर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर इंक्रीज। बिटवीन 1950 एंड 1965 इंडिया फेस्ड अ फूड क्राइसिस ड्यू टू लो क्रॉप प्रोडक्शन। तो 1950 एंड 1965 में फूड प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हुआ, खेती ज़्यादा नहीं हुई, तो इंडिया को खाना नहीं मिला, ठीक है ना, खाने की कमी हो गई। इन द मिड 20th सेंचुरी द यूज़ ऑफ ट्रैक्टर मशीन एंड सिंथेटिक फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड हेल्प इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन। तो मिड 20th सेंचुरी में ट्रैक्टर मशीन्स, नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ करी, पेस्टिसाइड यूज़ किए, तो उसकी वजह से फसलें अच्छी हो गई। दिस पीरियड इज़ नोन एज द ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इस पीरियड को ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। तो आप शॉर्ट नोट भी आपको आ सकता है ग्रीन रेवोल्यूशन पे। However, these farming methods are now considered unsustainable because of the overuse of synthetic chemicals, excessive groundwater extraction, and growing only one type of crop for commercial gain. अब वो कह रहे हैं कि इस पीरियड में अब जो ये हम फार्मिंग मेथड्स इस्तेमाल ये वाले कर रहे हैं दोबारा से, ये अनसस्टेनेबल है, ये काम के नहीं रहे। क्यों? क्योंकि हम फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्रॉप में वो क्या कहते हैं उसको, मतलब क्रॉप इतनी अच्छी नहीं रही।
उसकी क्वालिटी ख़राब हो रही है। दूसरा, हम ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, एक्सेसिव इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी दिक्कत आ रही है। एंड हम सिर्फ एक ही टाइप का क्रॉप उगा रहे हैं, जबकि हमें क्रॉप रोटेशन करना चाहिए अगर हम सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करना चाहते हैं। लेकिन हमें जिस क्रॉप में फ़ायदा हो रहा है हम उसी को उगा रहे हैं। हाउ डू दीज प्रैक्टिसेस हार्म बोथ द इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ? तो इन प्रैक्टिसेस की वजह से ह्यूमन की तो हेल्थ ख़राब हो ही रही है भैया, पेस्टिसाइड्स वाला खाना खाएंगे तो कहाँ ठीक रहेंगे, और इन्वायरमेंट भी ख़राब हो रहा है, सॉइल की क्वालिटी ख़राब होती जा रही है। Many scientists believe that overusing pesticides and growing the same type of crop repeatedly on the same land leads to soil degradation. तो एक ही तरह की क्रॉप उगाने से सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो जाती है। अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम कैन हेल्प अस अडॉप्ट बेटर एंड मोर सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस। अगर हम इकोसिस्टम को समझ जाएं अच्छे से तो हम अच्छी और सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। Let us survey. Visit a nearby farm with your parents or teacher. Interact with the farmers in your community to find out about the farming practices they adopt. तो अगर आपके आसपास कोई खेत खलियान है तो वहाँ पे जाओ और वहाँ पे जो किसान है उससे बातें करो। Prepare a list of questions for the farmers to find out the pesticides and other farm inputs they use and whether they reuse and recycle materials to improve their crops. Here are some sample questions. तो आप क्या क्या questions पूछ सकते हो, उन्होंने sample questions भी दिए हैं, जैसे हाउ हैव योर फार्मिंग प्रैक्टिसेस चेंज्ड ओवर टाइम एंड वाई? तो आप उनसे पूछ सकते हो कि आप पहले ज़माने में कैसे फार्मिंग करते थे, खेती करते थे, और आजकल आप क्या क्या करते हो, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ गई है। दूसरा, व्हाट इफेक्ट डू यू नोटिस व्हेन यूजिंग सिंथेटिक फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड? जब आप ये सिंथेटिक वाले जो फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में पेस्टिसाइड और आपका फर्टिलाइजर्स बने हैं, जब आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो और पहले जब आप नेचुरल खाद यूज़ करते थे, तो दोनों में क्या फ़र्क नज़र आता है आपको? तीसरा पूछिए, हैव यू सीन एनी चेंजेस इन द सॉइल हेल्थ आफ्टर यूजिंग दिस सिंथेटिक फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स? क्या आपने देखा है कि आपकी सॉइल की जो हेल्थ है वो ख़राब हो रही है या अच्छी हो रही है इन पेस्टिसाइड्स को इस्तेमाल करने के बाद? ये क्वेश्चन भी आप फार्मर से पूछिए। इंटरेक्ट विद द फार्मर बेस्ड ऑन दीज क्वेश्चंस। तो ये सब क्वेश्चन उनसे पूछो। फिर बेस्ड ऑन योर फाइंडिंग प्रिपेयर अ रिपोर्ट, और एक रिपोर्ट बनाओ। व्हाट इन्फ्रेंस डू यू ड्रॉ फ्रॉम योर इंटरेक्शन विद द फार्मर? अब आपको क्या समझ में आया जब आपने ये सब बातें फार्मर से की? सिंथेटिक फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स हैव प्लेड अ वाइटल रोल इन इम्प्रूविंग क्रॉप प्रोडक्शन एंड हेल्प द कंट्रीज लाइक इंडिया टू बिकम फूड सिक्योर। अब देखो, पेस्टिसाइड इस्तेमाल करने से नो डाउट प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, खेती अच्छी हुई है, आपको ज़्यादा खाना मिला है, ज़्यादा खाना उगाया आपने, लेकिन इसकी वजह से नुकसान भी हुए हैं। However, their long term use can affect the environment and soil health. बहुत लंबे टाइम तक उन्हें इस्तेमाल करने से सॉइल की हेल्थ भी ख़राब हो जाती है। ओवर यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स में reduce soil fertility by decreasing friendly microorganisms in the soil and lowering the organic matter like humus which help bind the soil particles. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है बेटा, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो रही है और जो अर्थवॉर्म जैसे फार्मर के फ्रेंड्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो भी कम हो रहे हैं। विदाउट इनफ ह्यूमस सॉइल बिकम प्रोन टू इरोजन। अब ह्यूमस कम होता है तो सॉइल जो है वो इरोड होने लगती है। ऑल्सो इट रिड्यूसेस द पॉपुलेशन ऑफ द नेचुरल प्रीडेटर्स विच अल्टीमेटली इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ द पेस्ट। अब देखो, इसकी वजह से क्या होता है, अगर सॉइल वहाँ रहेगी नहीं, सॉइल इरोड हो गई, तो जो वहाँ नेचुरल प्रीडेटर्स हैं जो ऑलरेडी पेस्ट को खुद ही खा जाते हैं, वो कम हो जाएंगे। Heavy irrigation and repeated plowing can also disturb the soil organisms like earthworm and snails, which are important for maintaining ecological balance. और अगर हम बहुत ज़्यादा पानी दे रहे हैं अपने खेतों में, बहुत बार बार प्लोइंग कर रहे हैं, उसकी खुदाई बार बार कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो अर्थवॉर्म जैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं, फार्मर की हेल्प करते हैं, लेकिन वो भी ख़त्म होने लगते हैं और इकोलॉजिकल बैलेंस जो है पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। सम पेस्ट में डेवलप रेजिस्टेंट टू पेस्टिसाइड्स मेकिंग देम डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल। और कुछ पेस्ट जो होते हैं, पेस्ट समझते हो ना, जो आपकी फसल को ख़राब करते हैं, वो कीड़े, तो जब आप बार बार पेस्टिसाइड डालते हो तो धीरे धीरे उनकी बॉडी में पेस्टिसाइड इकट्ठा होता रहता है और वो फिर रेजिस्टेंट हो जाते हैं। फिर अब उनको उस पेस्टिसाइड से फ़र्क ही नहीं पड़ता, फिर अब वो मरते ही नहीं जब आप पेस्टिसाइड डालते हो तो, और क्रॉप को ख़राब कर देते हैं। ग्रोइंग द सेम क्रॉप रिपीटेडली नोन एज मोनोकल्चर can reduce crop diversity and affect the pollinators which are crucial for food production. अब आप एक ही क्रॉप बार बार उगाए जा रहे हैं, जिसको इस प्रोसीजर को कहते हैं मोनोकल्चर। मतलब मोनो मतलब एक ही टाइप की आप क्रॉप उगा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, क्रॉप की डाइवर्सिटी खत्म हो गई, मतलब आप अलग अलग क्रॉप तो उगा ही नहीं रहे,
दूसरा पॉलिनेटर्स भी इफेक्ट होते हैं इससे। टू मेक फार्मिंग मोर सस्टेनेबल सम फार्मर्स आर एक्सप्लोरिंग ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग मेथड्स। तो आजकल आपने देखा ऑर्गेनिक फूड का बहुत चलन है, तो आजकल फार्मर्स भी ऑर्गेनिक मेथड ढूंढ रहे हैं। These aim to reduce the use of synthetic fertilizer and support sustainable farming with minimal interference in the natural ecosystem। तो अब वो सिंथेटिक फर्टिलाइज़र छोड़कर नेचुरल फर्टिलाइजर्स यूज़ करना चाह रहे हैं, जिससे कि आपकी इकोसिस्टम बैलेंस रहे। बेस्ड ऑन योर लर्निंग, व्हाट प्रैक्टिसेस डू यू थिंक कैन हेल्प द फार्मर्स प्रोटेक्ट द सॉइल, द एनवायरनमेंट एंड आवर फूड सिक्योरिटी फॉर द फ्यूचर। तो अब जब हमने जो जो चीज़ें पढ़ी हैं उसके बेसिस पे आपको क्या लगता है कि फार्मर को किस तरीके से सॉइल को प्रोटेक्ट करना चाहिए और इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्ट होना चाहिए और हमें फूड भी पर्याप्त मात्रा में मिल जाना चाहिए। आर साइंटिफिक हेरिटेज, द एंशियंट टेक्स्ट वृक्ष आयुर्वेदा एम्फेसिस ऑन द सॉइल हेल्थ एंड नरिशमेंट। तो आपने पता है आपको एक वृक्ष आयुर्वेदा करके एक टेक्स्ट एक बुक है जिसके अंदर सॉइल हेल्थ के बारे में लिखा है। द टेक्स्ट स्ट्रांगली एडवोकेट्स फॉर द कंटिन्यूस नरिशमेंट ऑफ द सॉइल organic manure like Kunappa Jala, a liquid fertilizer made from the animal and plant waste by the process of fermentation that break complex substances into simpler one and other composted materials। तो ये कनुपा जाला क्या होता है बेटा, जैसे आपके घर के वेस्ट मटेरियल निकले प्लांट्स के, ये सब्जी वब्जी की पीलिंग और दूसरा वेस्ट मटेरियल प्लांट्स एनिमल्स का, तो ये जब फर्मेंट होता रहता है तो इससे एक नेचुरल खाद बन जाता है जो कि पेड़ों के लिए बहुत अच्छा होता है और पेड़ उसमें बहुत अच्छे से ग्रो करके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स देते हैं। चलो बच्चों, अब हम करते हैं स्नैपशॉट्स। अ हैबिटेट इज़ अ प्लेस दैट प्रोवाइड द राइट कंडीशन फॉर एन ऑर्गेनिजम्स टू लिव एंड ग्रो। हैबिटेट वो जगह है, एक घर समझ लो, जहाँ पे उसको फूड, शेल्टर और हर चीज़ मिल रही है जो उसे ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। हैबिटेट है बायोटिक कॉम्पोनेंट जैसे प्लांट, एनिमल, माइक्रोब एंड एबायोटिक कॉम्पोनेंट जैसे एयर, वाटर, सॉइल एंड टेम्परेचर। The interaction between the biotic component and the abiotic component in an area forms an ecosystem। जो interaction होता है वो ecosystem बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ecosystem can be terrestrial। terrestrial मतलब जो लैंड पे होते हैं जैसे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, और एक्वेटिक जो कि पानी में होते हैं जैसे पॉन्ड, लेक, सी एंड ओशन। अगला, ऑर्गेनिज्म ऑफन क्लासिफाइड एज प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर मतलब जो खुद खाना बना रहे हैं अपने प्लांट। कंज्यूमर जैसे हर्बीवोरस, कार्निवोरस या ऑमनीवोरस हो गए। कंज्यूमर मतलब जो ले रहे हैं। एंड डीकम्पोजर्स जैसे बैक्टीरिया एंड फंगाई। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोड्यूसर मेक देयर ओन फूड वाइल कंज्यूमर ईट प्लांट्स और एनिमल्स। डीकम्पोजर ब्रेक डाउन डेड मैटर एंड रिसाइकल द न्यूट्रिएंट्स। तो तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम का बैलेंस बनाने के लिए। नेक्स्ट, फूड चेन डिपिक्ट हु ईट whom इन एन इकोसिस्टम एंड फूड वेब शो हाउ दीज चेन्स आर इंटरकनेक्टेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द पोजीशन दैट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई इन अ फूड चेन आर कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल्स। और आपको पता है सबसे नीचे प्रोड्यूसर्स होते हैं और सबसे टॉप पे कौन होता है पिरामिड के, जो कि राजा होता है, जो सबको जो खाता है मेन सबको। सम ऑर्गेनिजम्स लिव इन रिलेशनशिप लाइक म्यूचुअलिज्म जिसमें दोनों को बेनिफिट होता है, कॉम्युनलिज्म जिसमें वन बेनिफिट एंड अदर इज अनअफेक्टेड, एंड पैरासिटिज्म जिसमें वन इज बेनिफिटेड एंड अदर इज हार्म्ड। नेक्स्ट पॉइंट, the benefits that ecosystem offer are crucial for human survival and well-being। They provide clean air, water, food, medicine and climate regulation। तो ये benefit है ecosystem के human beings के लिए। Last point, human activities like pollution, deforestation मतलब forest काटना, habitat loss, climate change, invasive species and over exploitation of the natural resources threaten the ecosystem। तो human beings की वजह से ecosystem आज गलत कगार पे खड़ा हुआ है। प्रोटेक्टिंग दैम थ्रू एफर्ट्स सच एज कंजर्वेशन लाइक नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज इज़ वाइटल। तो हमें नेशनल पार्क और सेंचुरीज और बनानी चाहिए जिससे कि हम अपनी एंडेंजर्ड स्पीसीज़ को बचा सकें। तो बच्चों, इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। काफ़ी लंबा चैप्टर था। अब मैं नेक्स्ट इसके आपको नोट्स दे दूँगी और NCERT और MCQs क्वेश्चन आंसर्स दे दूँगी ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना आए। और सब्सक्राइब करना बच्चों, चैनल को बिल्कुल मत भूलना। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे अवेयर, बाय बाय।